वो रणवीर जैसे शख्स को छोड़कर शान को चुनने का पछतावा था। वहीं रणवीर पाखी के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। क्या पाखी और रणवीर के बीच का ये नाजुक प्यार परवान चढ़ पाएगा? रणवीर पाखी को उस घने जंगल और खतरनाक लोगों से बचाकर सही सलामत घर ले आया था और उसके बाद दोनों नहाकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। जवाब दो, कल रात तुम मेरे कमरे में आई थी? रणवीर उसकी तरफ एक निवाला बढ़ाते हुए बोला। पाखी ने नजरें ऊपर करके उसकी तरफ देखा और फिर मासूमियत से बोली, क्यों नहीं आ सकती क्या? लेकिन रणवीर तो डूब गया उसकी झील सी गहरी आंखों में। वहीं पाखी आगे बोली जा रही थी, वो आपके हाथ और पैर पर चोट लगी थी और खून भी बह रहा था, इसलिए मैं आपके कमरे में, पर मैं पट्टी करके तुरंत वापस आ गई थी, सच्ची। रणवीर तो उसके इस मासूम से झूठ पर अपना दिल हार बैठा। अच्छा, वो लंबा खींचते हुए बोला। पाखी मन में बोली, ओफ ओ, डरा क्यों रहे हो दानव जी? आपके कमरे में आकर सिर्फ सोने का गुनाह किया है मैंने, आपका कुछ चुराया नहीं है। अंदर से तो वो डर ही रही थी, पर चेहरे पर उसने बड़ी प्यारी मुस्कान सजा रखी थी। अभी तो वो इस एक झटके से बाहर नहीं आई थी कि रणवीर उसे दूसरा झटका दे गया। उसने एकदम से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पाखी को कुछ समझ ही नहीं आया और न ही उसे इस चीज की उम्मीद थी। 2 पल के लिए तो उसकी सांसें ही अटक गई थी। तभी रणवीर उसके खुले बालों को एक तरफ कंधे पर करते हुए बोला, तो तुम सिर्फ पट्टी करने आई थी, सच में? लगभग वो उसे अपने आगोश में समाते हुए बोला। उसकी इस हरकत से पाखी की आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी और उसके दोनों हाथ अपनी ड्रेस पर कसने लगे। अगले ही पल रणवीर ने अपने हाथों से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए पूछा, वैसे एक बात तो बताओ, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? जबकि मैंने तो तुम्हारे साथ बदतमीजी की, इतना गुस्सा किया, तुम्हें डांटा, उसके बाद भी तुम मेरी केयर करने आई, क्यों? रणवीर के बोलने का लहजा इस वक्त इतना प्यार भरा था कि पहली बार पाखी उसकी बातों में डूबने लगी। उसका दिल कर रहा था कि रणवीर ऐसे ही बोलता रहे और वो यूं ही उसकी बातें सुनती रहे, पर अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, कैसे कहे कि जब वो उस पर गुस्सा कर रहा था तब उसे उसका गुस्सा नजर नहीं आया था, उसके अंदर छुपी तकलीफ नजर आ रही थी जिसे वो बांटना चाहती थी। वो मैं, उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी और वो बार बार अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपका रही थी। ऐसा करते हुए वो बेहद प्यारी लग रही थी। रणवीर तो अभी उसे तंग करने के फुल मूड में था। वो मैं, इससे आगे नहीं बढ़ोगी क्या पाखी? बताओ, मेरी इतनी केयर क्यों करती हो तुम? अब पाखी की धड़कन बढ़ने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या जवाब दे रणवीर को। वो रणवीर की तरफ देखते हुए बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले मैं खाना खा लूं? रणवीर को साफ पता चल रहा था कि वो उसके सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। पाखी की मासूमियत देखकर रणवीर को हल्की सी हंसी आ गई। बहुत कम ही ऐसा होता था कि रणवीर पाखी के सामने मुस्कुराया हो। ये पाखी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था कि वो दानव को मुस्कुराते हुए देख रही थी। उसे मुस्कुराता देखकर पाखी को बहुत अच्छा लग रहा था। बदले में वो भी मुस्कुराने लगी और उसकी गोद से निकलने की कोशिश करने लगी, पर रणवीर ने वापस उसे अपनी गोद से उतरने ही नहीं दिया, बल्कि और अच्छे से अपनी गोद में बैठाते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है? इस बार उसकी टोन बदल गई थी, जो काफी थी पाखी की सिट्टी पिट्टी गुम करने के लिए। उसने मन में कहा, क्यों झाकिया दानव? बड़ी मुश्किल से पाखी बोली, वो मुझे खाना खाना है। तो यहाँ बैठकर नहीं खाया जाएगा, ऐसे ही खाओ। रणवीर ने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहा, जी? पाखी ने हैरानी से और लंबा खींचकर बोलते हुए कहा। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, रणवीर उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगा और पाखी को भी उसके हाथों से खाना ही पड़ा। लेकिन सच तो ये था कि उसे बहुत अजीब लग रहा था ऐसे रणवीर के हाथों से खाना। रणवीर की करीबी उसे बेचैन कर रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ठीक उसी वक्त घर की डोरबेल बजी। पाखी ने मन ही मन राहत की सांस ली। थैंक गॉड, अभी दरवाजा खोलने जाएंगे और फाइनली मुझे छोड़ेंगे। पर जैसा वो सोच रही थी वैसा कुछ तो हुआ ही नहीं। रणवीर ने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा और डाइनिंग टेबल के नीचे लगे एक बटन को प्रेस किया, जिससे गेट अपने आप खुल गया। ये देखकर पाखी की आंखें फटी की फटी रह गई। दरवाजा खुलते ही 3-4 लोग अंदर आए, जिनके हाथों में ढेर सारा सामान था। उनमें से एक आदमी ने सफारी सूट पहन रखा था, सर पर पगड़ी बांध रखी थी और आंखों पर नजर का चश्मा लगाया हुआ था। देखने में वो काफी समझदार और सुलझा हुआ लग रहा था। उस आदमी की नजर रणवीर और पाखी पर पड़ी। उन सबको देखकर पाखी रणवीर की गोद से उठने की कोशिश कर रही थी, पर रणवीर ने उतना ही उसे कसकर पकड़ते हुए कहा, तुमसे आराम से बैठा नहीं जाता, खाओ चुपचाप। ये कहता हुआ वो उसे अपने हाथों से खिलाने लगा और जो खाना उसके होठों के किनारे पर लग जा रहा था वो साथ साथ टिश्यू पेपर से साफ करता जा रहा था। ये देखकर उस आदमी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। रणवीर ने उस आदमी की तरफ देखा और फिर बेरुखी से बोला, चैन नहीं आपको? क्यों आए हो आप यहाँ पर? वो आदमी अपनी गर्दन झुकाते हुए बोला, दादी माँ का हुक्म है कि अभी के अभी आप दोनों को अपने साथ घर लेकर आऊं, और उन्होंने कहा है कि अगर अभी आप हमारे साथ नहीं चले तो वो खुद यहाँ पर आ जाएंगी, और कब तक रहेंगी ये नहीं पता। ये सुनते ही रणवीर गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, पर वो ये भी नहीं चाहता था कि उसकी दादी यहाँ आकर रहे। अब तो बुरा फंस गया था वो। क्या मुसीबत है, वो गुस्से से बोला। फिर उसने खींचते हुए कहा, आप लोग बाहर वेट कीजिए, हम आते हैं। वो आदमी अपने साथ लाया सामान टेबल पर रखते हुए बोला, बहुरानी के लिए दादी सा ने ये जोड़ा भिजवाया है और आपके लिए शेरवानी। उनका कहना है कि आप और बहुरानी इन्हीं कपड़ों को पहनकर राजमहल के अंदर आएंगे। इतना कहकर वो बाहर निकल गया। रणवीर पाखी से बोला, अपने कुछ कपड़े पैक कर लो, हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। पाखी ने उसकी तरफ देखा, फिर कुछ कहने के लिए अपने होठ हिलाए, पर वो कह नहीं पाई। कुछ कहना है? रणवीर ने अपनी उसी टोन में कहा जैसे वो हमेशा कहता था, एक एटीट्यूड के साथ। वो कुछ दिनों में मेरे एग्जाम्स है तो। बस इतना कहकर पाखी खामोश हो गई। उसके इतना कहने की देर थी कि रणवीर ने अपना फोन निकाला और प्रिंसिपल को कॉल लगाकर कहा, 1 हफ्ते के लिए कॉलेज की छुट्टी कर दो और आने वाले एग्जाम 2 महीने बाद होंगे। इतना कहकर उसने बिना प्रिंसिपल की बात सुने ही फोन काट दिया। पाखी बस टुकुर टुकुर रणवीर को देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या आदमी कब क्या कर दे कुछ भी नहीं पता। खैर, कुछ देर बाद रणवीर रेडी होकर नीचे आया। उसने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई थी जो उस पर बहुत जच रही थी। करीने से सेट किए हुए उसके बाद हमेशा उसके चेहरे पर रहने वाला गजब का एटीट्यूड जो उसे और भी स्टाइलिश बना रहा था। वो नीचे आया और उसके कदम सीधे पाखी के कमरे की तरफ बढ़ गए। वो दरवाजा नॉक करते हुए बोला, तैयार हो तुम? इतना कहते हुए उसने दरवाजा खोला और जैसे ही पाखी को देखा तो वो सब कुछ भूल गया। उसके सामने जैसे स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा खड़ी हो जो सिर्फ उसकी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी।
गोल्डन कलर का लहंगा, रेड कलर का हैवी दुपट्टा, चेहरे पर हल्का मेकअप, होठों पर रेड लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी, और आज तो उसने सिंदूर भी लगाया हुआ था जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। कानों में लटकते झुमके, गले में सोने का हार, हाथों में चूड़ियां और कमर पर बंधा कमरबंद। गहनों से लदी वो सचमुच किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसे देखते ही रणवीर की धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसे कुछ होने लगा था। वो पाखी के पास जाना चाहता था, उसे सीने से लगाना चाहता था, और वो ऐसा क्यों चाहता था इस बात का तो उसे खुद भी पता नहीं था। उसे क्या हो रहा था वो खुद नहीं समझ पा रहा था, पर उसके दिमाग में कोई बात आए और वो ना करे ऐसा तो रणवीर हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे उसके कदम पाखी की तरफ बढ़ने लगे और उसे अपनी तरफ आता देखकर पाखी के कदम पीछे हटने लगे। पीछे होते होते वो कब दीवार से लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले ही पल रणवीर उसके बेहद करीब था, इतना करीब कि दोनों एक दूसरे की सांसें अपने चेहरों पर महसूस कर पा रहे थे। पाखी उससे नजरें चुरा रही थी, उसकी धड़कनें जरूरत से ज्यादा बढ़ गई थी। रणवीर ने उसके नीचे लटक रहे दुपट्टे को उठाया और उसके सिर पर उड़ाते हुए बोला, अब लग रही हो ना रणवीर शेखावत की दुल्हन, जो आज अपने ससुराल जा रही है। ये कहते हुए उसने अपने होठ उसके माथे पर रख दिए। पाखी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। कैसा दृश्य होगा जब पाखी पहली बार अपने ससुराल में कदम रखेगी। कैसा होगा रणवीर शेखावत का परिवार, जहां दादी रणवीर की अचानक हुई शादी से भी इतनी खुश थी। क्या घर के बाकी सदस्य भी उसी तरह खुश होंगे? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। रणवीर उसके नीचे लटक रहे दुपट्टे को उठाकर उसके सर पर उड़ाते हुए बोला, अब लग रही हो ना रणवीर शेखावत की दुल्हन, जो आज अपने ससुराल जा रही है। ये कहते हुए उसने अपने होठ उसके माथे पर रख दिए। पाखी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। रणवीर ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रख दिए। पाखी के दोनों हाथ उसकी शेरवानी पर कस गए थे। रणवीर पाखी में इस कदर खो गया था कि वो उसे छोड़ ही नहीं पा रहा था। बाहर सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे, पर रणवीर को कोई होश ही नहीं था। वही पाखी की हालत खराब हो रही थी। वो बड़ी हिम्मत करके बोली, रणवीर जी। उसने अपने कांपते होठों को हिलाया, मगर रणवीर के कानों तक उसकी आवाज पहुंची ही नहीं। वो तो बस उसके नरम मुलायम होठों को देख रहा था जो उसे अपनी तरफ खींच रहे थे। पाखी रणवीर की आंखों में देख रही थी, जहां उसे एक कशिश, एक जुनून नजर आ रहा था। रणवीर की कशिश भरी नजरों को देखकर कुछ हो गया था पाखी को। पाखी का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा था। वो फिर से रणवीर को होश में लाते हुए बोली, रणवीर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? वो उससे हल्का सा दूर हुई, जिससे रणवीर होश में आया। उसने पाखी का चेहरा देखा जो शर्म से लाल पड़ा था। जब पाखी शर्म से लाल होती थी तो रणवीर को बहुत प्यारी लगती थी। उस वक्त उसे तंग करने में रणवीर को और मजा आता था। वो जानबूझकर उसे तंग करते हुए बोला, तुम्हें खा रहा हूँ। वो उसके बेहद करीब गया। ये बात अलग थी कि वो मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। उसकी बात सुनकर पाखी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या? वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए बोली, क्यों नहीं खा सकता क्या? रणवीर ने उसके चेहरे को अपने हाथों से ऊपर करते हुए कहा। उफ, कितने प्यार से बोला था रणवीर ने कि पाखी तो बस उसे देखती ही रह गई थी। उसे सच में डर था कि कहीं रणवीर उसे सच में ना खा जाए। आप सच में मुझे खाएंगे? एक बार फिर से वो अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोली, इस बात से अनजान कि उसकी वही मासूमियत रणवीर की दीवानगी को और बढ़ा रही थी। अगले ही पल रणवीर ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपने करीब करते हुए बोला, तुम मौका दोगी तो जरूर खाऊंगा, वैसे भी मुझे मीठी चीजें बहुत पसंद है। ये कहते हुए उसने अपने होठ उसके गाल पर रख दिए, फिर कसकर उसका हाथ पकड़ते हुए बाहर की ओर बढ़ा। अब चलो। पाखी तो अभी तक उसकी छुअन के एहसास से बाहर आ ही नहीं पा रही थी। वो तो बस किसी डोर में बंधी उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। दोनों बाहर आए। रणवीर की गाड़ी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पाखी को ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। रणवीर ने उसे आराम से गाड़ी में बैठाया, फिर खुद उसके पास बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। बाकी सब लोग दूसरी गाड़ियों में बैठ गए। रणवीर की गाड़ी के आगे भी गाड़ियां थी और पीछे भी। वो सब अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। दूसरी तरफ शान की बातों से रागिनी बुरी तरह टूट गई थी। शान तो चला गया था, पर वो अभी भी बिस्तर पर बड़ी आंसू बहा रही थी। तभी उसकी माँ का फोन आया, लेकिन रागिनी ने फोन नहीं उठाया। उसे पता था कि वो अपनी माँ से कुछ नहीं छिपा पाएगी और फिर उसकी माँ उसे ताने मारेगी। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। एक वक्त था जब रणवीर खुद अपने हाथों से खाना बनाकर उसके आगे पीछे घूमता था उसे खिलाने के लिए, पर रागिनी ने कभी उसके जज्बात समझे ही नहीं। वो चिढ़कर कहती थी, स्टूपिड रणवीर, बंद करो अपना ये प्यार जताना, बच्ची नहीं हूँ यार, भूख लगेगी तो खुद खा लूंगी। पर आज उसे पूछने वाला कोई नहीं था। ये सब सोचते हुए उसे भूख का एहसास हुआ। वो नाइट गाउन पहनकर उठी और बाहर आई। टेबल पर नाश्ते की प्लेट रखी हुई थी। उसे लगा शायद शान उसके लिए नाश्ता बनाकर गया है। ये सोचकर वो खुश हो गई और जल्दी से टेबल के पास पहुंची, पर अगले ही पल उसकी सारी खुशी गायब हो गई। प्लेट खाली थी पर गंदी। मतलब शान नाश्ता करके चला गया और उसने उसे उठाया भी नहीं। वो खुद से सवाल करने लगी, पहले तो शान ऐसा नहीं करता था, वो तो मेरा बहुत ख्याल रखता था, तो फिर अब उसे क्या हो गया? वो रोते हुए खुद से बातें कर रही थी। तभी दंदनाते हुए शान अंदर आया। उसने रागिनी को देखा जो अभी तक नाइट गाउन में थी। रागिनी को देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया और वो तेजी से उसके पास पहुंचा। दूसरी तरफ रणवीर अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर जा रहा था। वो घर जहां उसका बचपन बीता था और वो घर जहां अतीत के वो राज दफन थे जो उसकी जिंदगी में गहराई से जुड़े हुए थे। पाखी खिड़की से बाहर झांकते हुए चहक रही थी, जबकि रणवीर की निगाह सिर्फ उस पर थी। वो खिड़की से बिल्कुल चिपक कर बैठी थी, जैसे रणवीर उसे सच में खा जाएगा। एक तो वो उससे इतनी दूर बैठी थी, ऊपर से उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। बस इतना ही काफी था रणवीर की सनक जगाने के लिए। अचानक उसने पाखी का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। पाखी जो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, उसकी हरकत से संभल नहीं पाई और सीधे रणवीर के सीने से जा लगी। रणवीर ने अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे और करीब कर लिया। इतनी दूर क्यों बैठी हो? मुझ में क्या कांटे लगे हैं? उसकी आवाज़ सुनकर ही पाखी की हालत खराब हो गई थी। उसकी सांसें अटकने लगी थी। वो दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर रणवीर ने फिर से उसे अपने करीब करते हुए कहा, ठीक से बैठो वरना उठकर अपनी गोद में बैठा लूंगा। जी? पाखी मासूमियत से अपनी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी करते हुए बोली। उसकी यह अदाएं रणवीर को इतनी प्यारी लग रही थी कि उसका दिल कर रहा था एक पल को थम जाए। वो उसके चेहरे पर आई लट को पीछे करते हुए मुस्कुराया और बोला, एक्चुअली तुम इतनी क्यूट हो कि तुम्हें गोद में बिठा ही लेना चाहिए।
और अगले ही पल उसने सच में पाखी को अपनी गोद में उठा लिया। पाखी के चेहरे पर हैरानी और शर्म के मिले जुले भाव थे। उसकी नजरें बार बार ड्राइवर की ओर जा रही थी। रणवीर ने उसकी नजरों का पीछा किया और फिर कोने में लगा एक बटन दबाया। तभी एक पार्टीशन खुला और गाड़ी दो हिस्सों में बट गई। अब ड्राइवर उन्हें नहीं देख सकता था और वो भी ड्राइवर को नहीं देख सकते थे। अगली और पिछली सीटों के बीच एक पार्टीशन आ चुका था। रणवीर ने उसे अपने आगोश में समेटते हुए उसके कानों के पास झुककर कहा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। उसकी सांसें पाखी के कानों से टकराई और वो सर से लेकर पांव तक सिहर उठी। कुछ बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। रणवीर उसे ही देख रहा था और धीरे धीरे वो खुद पर काबू खोने लगा था। पाखी लगी इतनी खूबसूरत रही थी कि रणवीर के लिए उस पर से नजर हटाना मुश्किल हो रहा था। पाखी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और न ही वो उसे रोक पा रही थी। रणवीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होठों की ओर झुकने लगा। तभी पाखी ने एकदम से अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया। रणवीर जी प्लीज, मेरी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। उसे जो समझ में आया वही बोल गई। रणवीर ने उसकी नादानी पर फिर से मुस्कुरा दिया। वही पाखी की धड़कनें और भी तेज हो गई। पाखी की मासूमियत, उसकी सादगी, उसकी नादानियां, उसका ये अंदाज, सब कुछ रणवीर के दिल में उतरता जा रहा था। रणवीर कब उसे चाहने लगा था ये तो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। पूरे रास्ते उसने पाखी को अपनी गोद में बिठाए रखा और न ही पाखी की हिम्मत हुई उसे मना करने की। वो तो बस रणवीर के सीने में अपना चेहरा छिपाए बैठी रही। उसे तो डर था कि कहीं रणवीर फिर उसे किस करने ना लग जाए। दूसरी तरफ शान जब घर आया और रागिनी को अभी तक नाइट गाउन में देखकर उसे गुस्सा आ गया। वो गुस्से से भरा हुआ उसके पास गया और जोर से उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, तुम अभी तक ऐसे ही घूम रही हो? जाओ जल्दी जाकर रेडी हो जाओ, मेरे कुछ दोस्त घर पर आ रहे हैं। वो तुम्हारा हुलिया देखकर तुम्हें इस घर की नौकरानी समझेंगे। अरे तुम्हारी तो कोई औकात है नहीं, पर मेरी तो है ना। जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ और फिर 10-12 लोगों के लिए खाना बनाओ। वो रागिनी को फरमान सुनाते हुए बोला। ये सुनते ही रागिनी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, जैसे यकीन करना चाहती हो कि ये शान ही है ना। वो शान जो कभी उसे पलकों पर बिठाकर रखता था, जो कभी उसे कोई काम करने नहीं देता था, वहीं आज उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव कर रहा था। कहाँ रागिनी ने सपने देखे थे कि शान से शादी करने के बाद वो उसके घर में किसी रानी की तरह राज करेगी, और कहाँ शान उसे किसी नौकरानी की तरह ट्रीट कर रहा था। उसके तो भाग ही फूट गए थे। उसे अपने लिए फैसले पर पछतावा होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ रणवीर अपनी पाखी को पलकों में बिठा के रखता था, जैसे वो सचमुच कहीं की राजकुमारी हो। क्या होगा जब शान के दोस्त उसके घर पर आएंगे? क्या रागिनी उन सब लोगों के लिए खाना बनाएगी या वो शान को इस बात के लिए मना कर देगी? वही रणवीर अपने अतीत की यादों से कैसे बच पाएगा? क्या होगा जब उसके अतीत के पन्ने खुलेंगे? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। जल्दी से रेडी हो जाओ और फिर 10-12 लोगों के लिए खाना बनाओ, शान रागिनी को फरमान सुनाते हुए बोला। ये सुनते ही रागिनी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी, जैसे यकीन करना चाहती हो कि ये शान ही है ना। वो शान जो कभी उसे पलकों पर बिठा कर रखता था, जो कभी उसे कोई काम नहीं करने देता था, वहीं आज उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव कर रहा था। क्या 10-12 लोगों का खाना मैं बनाऊं? रागिनी हैरानी से बोली। तो क्या तुम्हारा बाप बनाएगा? तुम्हारे अलावा कोई और नजर आ रहा है या तुम्हें? शान गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला। रागिनी तो शॉक रह गई उसकी बात सुनकर, पर अगले ही पल वो शान के करीब जाते हुए बोली, हम होटल से मंगा लेते हैं ना शान। वो उसके चेहरे पर उंगली फिराते हुए बोली। शान हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसका हाथ झटकते हुए बोला, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हें तो आदत है दूसरों के पैसों पर ऐश करने की। वो रागिनी पर तंज कसते हुए बोला, फिर उसका चेहरा दबाते हुए बोला, और मेरे सामने तुम्हारा ये नाटक नहीं चलेगा। तुम क्या हो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अब जाओ और जाकर अपना हुलिया ठीक करो और काम पर लगो। मुझे सब चीज टाइम पर चाहिए। इतना कहकर वो अपना फोन निकालकर अपने दोस्तों से बात करता हुआ वहां से चला गया। रागिनी अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखती रह गई। रणवीर अपनी दुल्हन को लेकर राजमहल पहुंच गया था। कलावती जी ने पाखी के स्वागत के लिए पूरे महल को सजाने का ऐलान कर दिया था और अब उस महल की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। कलावती जी भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। उनका शुक्रिया कर रही थी कि कम से कम रणवीर घर आने के लिए राजी तो हुआ। तभी उन्हें गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। एक नौकर वहां आकर उन्हें बताता है कि वो लोग आ गए हैं। ये सुनते ही कलावती जी जल्दी से आरती की थाली लेकर दरवाजे तक गई। रणवीर की गाड़ी महल के बाहर ही रुक गई। घर आने पर ही रणवीर ने पाखी को अपनी गोद से उतारा। ये देखकर पाखी ने राहत की सांस ली। वो अपने कपड़े ठीक करते हुए मन में सोच रही थी, थैंक गॉड मुझे छोड़ दिया, वरना इस दानव का तो कोई भरोसा नहीं। पता चले घर के अंदर भी मुझे अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगे। रणवीर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर पाखी के सामने अपना हाथ बढ़ाया, जिसे थामकर पाखी भी गाड़ी से बाहर आई। जैसे ही वो बाहर आई उसकी नजर उस आलिशान महल पर पड़ी। पाखी पहली बार इतना खूबसूरत महल देख रही थी। फिर उसका ध्यान नीचे जमीन पर गया, जहाँ उसके और रणवीर के चलने के लिए गुलाब के फूलों का रास्ता बनाया गया था, जो अंदर तक जा रहा था। आइए सर, एक नौकर ने उन्हें उस पर चलने के लिए कहा। रणवीर पाखी का हाथ पकड़ते हुए ही उसे उन फूलों पर चलाता हुआ अंदर लेकर जा रहा था। अंदर दरवाजे पर कलावती जी खड़ी थी, जो नम आंखों से रणवीर और पाखी को देख रही थी। दोनों साथ में चलते हुए राजा रानी से कम नहीं लग रहे थे और बेहद प्यारे लग रहे थे। वहीं बहुत लोग थे जो रणवीर और पाखी के स्वागत के लिए आए थे। तभी पाखी की नजर कलावती जी पर पड़ी। क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी, बालों से झांकती हुई सफेदी जिनका जूड़ा बना हुआ था, गले में मोतियों की माला, हाथों में सोने की चूड़ियां और चेहरे पर उम्र का आभास। वो उन्हें देखते ही समझ गई थी कि यही दादी माँ है। अगले ही पल वो दोनों घर की चौखट पर खड़े थे और कलावती जी दोनों की आरती उतार रही थी। उनकी आंखें अभी भी नम थी, पर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वहीं पाखी के चेहरे पर भी प्यारी सी मुस्कान बिखरी हुई थी। बस रणवीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। आरती उतारने के बाद कलावती जी ने दोनों को अपने सीने से लगा लिया और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। रणवीर उनके आंसू साफ करते हुए बोला, दादी प्लीज, अब तो मैं आ गया हूँ ना, फिर आप क्यों रो रही है? कलावती जी पाखी के पास आकर उसकी बलाइयां लेते हुए बोली, तू कहाँ आता है, तुझे तो ये लाई है, वरना तू तो भूल ही गया था कि तेरी कोई दादी भी है। अब बस भी करो दादी माँ, रणवीर खींचते हुए बोला। कलावती जी दोनों को बड़े प्यार से अंदर लेकर आई और सब लोग सोफे पर बैठ गए।
कुछ मेहमान थे जो रणवीर और पाखी से मिलने आए थे। जहाँ कुछ लड़कियां पाखी को घेर कर बैठ गई, वहीं रणवीर को भी कुछ लोग घेर कर बैठ गए थे। हालांकि रणवीर का बिल्कुल मन नहीं था उन लोगों से बात करने का, पर अपनी दादी के सामने वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। नौकरों ने खाना टेबल पर लगा दिया था, जिसकी खुशबू से सारा घर महक रहा था। पाखी के पेट में भूख की वजह से चूहे कूद रहे थे। एक तो सुबह भी रणवीर ने उसे सही से नाश्ता नहीं करने दिया था, अब तो उसे भूख लगना स्वाभाविक था। पर इतने सारे लोगों में वो कैसे कहती कि उसे भूख लगी है। वो एक नजर रणवीर की तरफ देख रही थी जो लोगों से बातें कर रहा था। रणवीर की तरफ देखते हुए वो मन ही मन सोच रही थी, मैं ये कैसे भूल गई कि तो तानव है जिसे भूख प्यास कुछ नहीं लगती, ना नाश्ता करने दिया ना रास्ते में कुछ खिलाया, तानव कहीं का। वो रणवीर की तरफ देखते हुए ये सब सोचती है। फिर वो मन मारकर बैठ गई कि चलो कभी तो खाना मिलेगा ही। रणवीर जो सबसे बात कर रहा था वो अचानक उठ खड़ा हुआ और पाखी के पास चला गया। सब लोग उसे ही देख रहे थे, यहाँ तक कि कलावती जी भी। वो पाखी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, चलो। पाखी को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि रणवीर को क्या हुआ, अब क्या करने वाला है वो भी सबके सामने। अरे अरे, कहाँ लेकर जा रहे हो बहुरानी को, हमसे तो बात की ही नहीं अभी इसने, एक औरत उसे रोकते हुए बोली। रणवीर ने एक नजर सबकी तरफ देखा और कसकर पाखी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, मेरी वाइफ को भूख लगी है, ये उसके खाने का टाइम है। इतना कहकर वो पाखी को वहां से ले गया और बाकी सब उसे देखते रह गए। पर कलावती जी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा उठी। वही पाखी मन ही मन सोच रही थी, ओह चलो, इस तानव को मुझ पर दया तो आई, वरना मैं तो भूख से मर ही जाती। इस वक्त ये तानव मुझे इतना प्यारा लग रहा है ना कि दिल कर रहा है इसकी एक पप्पी ले लूं। रणवीर पाखी को महल के बीचों बीच बने खूबसूरत से कमरे में ले गया। उस कमरे में रणवीर के अलावा कोई भी नहीं आ सकता था, चाहे वो महल में रहे या ना रहे। कलावती जी भी दोनों के पीछे वहां तक आई। कुछ ही देर में नौकरों ने दोनों के लिए खाना लगा दिया। रणवीर वहीं सोफे पर बैठा अपने फोन में लगा हुआ था, जबकि कलावती जी वहीं खड़ी ये देख रही थी कि किसी चीज की कमी तो नहीं। पाखी ने नोटिस किया कि रणवीर और कलावती जी के बीच एक अदृश्य सी दीवार थी। दोनों की बातचीत नाम मात्र की थी। सारा खाना लगवाकर जब कलावती जी वहां से जाने लगी तो पाखी ने एकदम से उनका हाथ पकड़ लिया। रणवीर और कलावती जी दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। पाखी कलावती जी के पास गई और उनके दोनों हाथ पकड़ते हुए बोली, आप नहीं खाएंगी दादी माँ? हाय, पाखी का यूं प्यार से आग्रह करना कलावती जी का तो दिल भर आया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद पर काबू पाया और प्यार से पाखी का गाल थपथपाते हुए बोली, मैं बाद में खाऊंगी बेटा। पाखी ने बीच में ही उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे तो लगता है आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, बस तैयारियों में ही लगी रही होंगी। बस आप हमारे साथ ही खाना खाइए। रणवीर जी, आप बोली ना दादी को। कलावती जी को वो वक्त याद आया जब रणवीर उनसे चिपका रहता था और आज बात तक नहीं करता। रणवीर भी कुछ वैसा ही सोच रहा था, अब वो पाखी के सामने क्या बोलता। दादी हमारे साथ ही खाएंगी, लगभग उसने आदेश ही दे डाला। फिर क्या था, वो तीनों साथ में खाना खाने लगे। पाखी ने बहुत थोड़ा सा खाना लिया था। कलावती जी जो उसके पास ही बैठी थी उसकी प्लेट में और खाना डालते हुए बोली, अच्छे से खाओ पाखी बेटा, ऐसी हालत में तो तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। पाखी असमंजस में बोली, ऐसी हालत मतलब? कलावती जी खुशी से मुस्कुराई, अरे तुम माँ बनने वाली हो ना, तुम अच्छे से खाओगी तभी तो आने वाला बच्चा हष्ट-पुष्ट होगा। दादी की बात सुनकर पाखी को एकदम से खांसी आ गई। वो तो ये बच्चे वाली बात अब तक भूल ही चुकी थी। रणवीर का भी खाते खाते हाथ रुक गया। उसने कलावती जी की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो, आपको ये सब कैसे पता? कलावती जी ने रणवीर की तरफ देखते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हो, दादी हूँ तुम्हारी, मुझसे कोई बात छिपी रह सकती है क्या? पहली बार तो तूने ढंग का काम किया है, चलो अब फटाफट खाना खाओ। इतना कहकर वो खुद खाना खाने लगी, पर अब ना तो पाखी से खाया जा रहा था और ना ही रणवीर से। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जैसे तैसे दोनों ने खाना खत्म किया। उसके बाद रणवीर पाखी को सारा महल दिखाने के लिए ले गया। अब रणवीर और पाखी क्या करेंगे? वो लोग अपने परिवारों को किस तरह बताएंगे कि असल में तो कोई बच्चा है ही नहीं। दूसरी तरफ क्या शान और रागनी के रिश्ते में होने वाला है आगे, जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। खाना खाने के बाद जहां रणवीर पाखी को अपना महल दिखाने लगा था, वहीं दूसरी तरफ शान के दोस्त उसके घर पहुंच चुके थे। शान अपने दोस्तों के साथ सोफे पर बैठा था और वहीं से रागनी पर हुक्म चला रहा था, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। रागनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। जहां उसने सोचा था कि वो रानी बनकर रहेगी, यहाँ तो शान ने उसे नौकरानी बनाकर रख दिया था। रागनी ने मन ही मन ठान लिया था कि वो आज रात शान से इस बारे में बात करके रहेगी कि वो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। राजमहल में धीरे धीरे सभी मेहमान चले गए। रह गए तो बस रणवीर, पाखी, कलावती जी और घर के खास नौकर। रणवीर पाखी का हाथ पकड़े हुए उसे महल का चप्पा चप्पा दिखा रहा था। ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी, एक अलग ही उत्साह था उसमें। पाखी भी बड़े उत्साह से उसके साथ वो सब देख रही थी और रणवीर की बातें सुन रही थी। रणवीर के चेहरे पर जो खुशी थी वो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। कलावती जी बड़े ध्यान से उन दोनों को देख रही थी। वो रणवीर को देख रही थी, उसमें आए बदलाव को। किसी से बात न करने वाला रणवीर अब पाखी से बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। किसी की परवाह न करने वाला रणवीर अब पाखी की इतनी परवाह कर रहा था कि शायद ही कोई किसी की करे। तभी वहाँ काम करने वाली एक महिला जो सालों से वहाँ काम कर रही थी, कलावती जी के पास आकर उसे दवाई देते हुए बोली, मैंने रणवीर साहब को कभी इतना खुश नहीं देखा मालकिन, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों साथ में। उसकी बात सुनकर कलावती जी की मुस्कान और भी गहरी हो गई। हाँ सच कहा तुमने, मैंने भी नहीं देखा उसे ऐसे मुस्कुराते हुए, पर ये वो मुस्कान है जो कहीं खो गई थी, कहीं खो गया था मेरा रणवीर। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये लड़की उसके साथ इतने दिनों से रह रही है, कैसे? क्या ये रणवीर के गुस्से को नहीं जानती, या अभी तक कुछ ऐसा? वो कुछ सोचते हुए बुदबुदाई, नहीं नहीं, इससे पहले कि ये भी रणवीर को छोड़कर चली जाए, मुझे इससे बात करनी होगी। कलावती जी कुछ गहराई में सोचते हुए बोली। इस तरह पूरा दिन बीत गया और रात हो गई। रणवीर और पाखी ने कपड़े बदल लिए थे। रणवीर ने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था और पाखी ने हरे रंग का सूट जो उसके गोरे रंग पर बहुत जच रहा था। गले में डाला हुआ उसका दुपट्टा, खुले बाल, मांग में सिंदूर, माथे पर छोटी सी बिंदी, होठों पर लाल लिपस्टिक। वो कलावती जी के साथ बातें करते हुए बेहद खूबसूरत लग रही थी। कुछ ही देर में वो कलावती जी के साथ ऐसे घुल मिल गई थी कि जैसे उसे सालों से जानती हो, और कलावती जी भी उस पर बेहद प्यार लुटा रही थी। रणवीर वहीं बैठा मैगजीन पढ़ रहा था। वो बात अलग थी कि उसका सारा ध्यान सिर्फ पाखी की बातों पर था। तभी उसके पास किसी का कॉल आया और वो उठकर वहां से बाहर की तरफ चला गया। उसके जाते ही कलावती जी ने पाखी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा, एक बात सच सच बताओ बेटा,
तुम्हें रणवीर कैसा लगता है? पाखी एकदम से बोल पड़ी। ताना जैसे लगते हैं, वो फ्लो में बोल गई। पर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया, उसने अपनी उंगली दांतों तले दबा ली। कलावती जी हैरानी से उसकी तरफ देखती रही, फिर अचानक उसकी बात सुनकर ठहाका लगाकर हंसने लगी। बिल्कुल सही नाम दिया है तुमने, दानव ही है वो। पाखी भी हंस पड़ी। वो कुछ और बोलती इतने में रणवीर वापस आ गया। पाखी के साथ कुछ ही पलों में कलावती जी ये समझ गई थी कि पाखी बहुत ही प्यारी, मासूम और साफ दिल की लड़की है और शायद इसी वजह से वो अब तक रणवीर के साथ थी। वो कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा रणवीर, कल मैंने आप दोनों के लिए घर में पूजा रखी है। पूजा से पहले आप दोनों साथ नहीं रह सकते, इसलिए पाखी आज रात हमारे साथ सोएंगी। आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। पाखी बेटा, मेरे साथ चलो। इतना कहकर वो उसे अपने साथ ले गई। पाखी भी चहकते हुए उनके साथ चली गई कि चलो फाइनली वो अकेले तो नहीं सोएगी और दानव के पास भी नहीं सोना पड़ेगा। कलावती जी की बात सुनकर रणवीर की भौहें तन गई। उसे पाखी पर भी बहुत गुस्सा आया कि वो कितनी आसानी से कलावती जी के साथ चली गई। उसने एक बार भी मना नहीं किया। वो गुस्से से मैगजीन को वहीं पटककर अपने कमरे में चला गया। पाखी कलावती जी के साथ उनके कमरे में गई। कलावती जी ने उसे रात में पहनने के कपड़े देते हुए कहा, जाओ बेटा, जाकर कपड़े बदल लो और ये पहन लो, तुम्हें आराम मिलेगा। पाखी ने वो कपड़े ले लिए। इतने में एक नौकरानी आकर बोली, मालकिन, आपसे जरा कुछ काम है, अभी हमारे साथ चलिए। कलावती जी उसके साथ चली गई और पाखी वॉशरूम में चली गई कपड़े बदलने के लिए। कुछ देर बाद जब वो बाहर आई, उसने ग्रे कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा था जो स्लीवलेस था। उसे उस पर बेहद आराम महसूस हो रहा था। वो सीधे बिस्तर पर जाकर लेट गई। वो काफी थक चुकी थी। ठीक उसी वक्त रणवीर उस कमरे के अंदर आया। पहले तो उसकी नजर पाखी पर ठहर गई। वो तो बस उसकी खूबसूरती को देखता ही रह गया। पाखी ने उसे देखा तो एकदम से हड़बड़ा गई। वो तुरंत उठकर बैठ गई और खुद को चादर से ढकते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके सवाल से रणवीर और भी चिढ़ गया। वो दंदनाता हुआ उसके पास आया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ ही सोने वाली हो और ये बात तय है, चलो। वो पाखी का हाथ पकड़ते हुए बोला। पाखी ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, अब कैसी बातें कर रहे हैं? दादी ने मना किया है, वो क्या सोचेंगी? नहीं, मैं नहीं चाहूंगी। एक तो पाखी इतनी मासूमियत से बोल रही थी कि रणवीर का सारा गुस्सा पल में शांत हो गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर अपने असली रूप में आ गया। तुम्हें मेरे साथ रहना है या दादी माँ के साथ? लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये कहकर उसने चादर उसके ऊपर से हटा दी और उसे अपनी बाहों में भरकर कंधे पर ऐसे लटका लिया जैसे कोई बच्चा हो। फिर उसे उठाकर वहां से चला गया। पाखी उसकी पीठ पर अपने हाथों के मुक्के बनाकर मार रही थी। छोड़िए रणवीर जी, प्लीज मुझे नीचे उतारिए। पर इतनी आसानी से जो बात मान जाए वो रणवीर कहाँ। वो अपनी चाल से चलता रहा और पाखी को ले गया। वहीं पाखी के लिए दूध लेकर आई नौकरानी बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। उसने जो देखा उसे देखकर अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। इतने में कलावती जी वापस आ गई। पाखी को वहां ना पाकर उन्होंने पूछा, बहू कहाँ है? वो नौकरानी जो अभी तक होश में नहीं आई थी हकलाकर बोली, बहू रानी को तो रणवीर जी उठाकर ले गए। कलावती जी हैरानी से बोली, क्या? ये क्या बोले जा रही हो तुम? रणवीर बहू को उठाकर ले गया? अरे वो कोई डाकू है क्या जो उठाकर ले जाएगा? नौकरानी की नजरें अभी भी रणवीर पर टिकी थी जो पाखी को उठाकर सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने उस दिशा में इशारा करते हुए कहा, वो देखिए मालकिन। कलावती जी ने उस तरफ देखा तो उनकी नजर रणवीर पर पड़ी जो पाखी को उठाकर अपने कमरे में ले जा रहा था और पाखी अभी भी अपने कोमल हाथों से उसकी पीठ पर मार रही थी। ये सब देखकर कलावती जी की आंखें भी हैरानी से फैल गई। उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, क्या करूं मैं इस लड़के का? क्यों ये कभी कोई बात नहीं मानता? मुझे बहू से कुछ बात करनी थी पर ये उसे अकेला ही नहीं छोड़ता। ये बड़बड़ाते हुए वो अपने कमरे के अंदर चली गई। रणवीर भी पाखी को अपने कमरे में ले गया और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद उसने पाखी को आराम से बिस्तर पर लेटा दिया। पाखी का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं अब ये दानव क्या करेगा। रणवीर आराम से उसके पीछे झुकने लगा और ऐसा करते हुए पाखी की जुल्फें उसके चेहरे को छू गई जो उसे बेकाबू करने के लिए काफी थी। उसने एक नजर पाखी को देखा जिसकी आंखें बंद थी और सांसें तेज चल रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। रणवीर की नजर उसके चेहरे पर टिक गई। वो जब तक चाहता रहा उसे वैसे ही देखता रहा और फिर धीरे से पीछे हो गया। जैसे ही वो पीछे हुआ पाखी ने अपनी आंखें खोल ली और लगभग उस पर बरस पड़ी। आप पागल तो नहीं हो गए हैं? ये क्या किया आपने? मुझे ऐसे उठाकर ले आए, वो भी सबके सामने। क्या सोचेंगे सब लोग? और दादी माँ क्या सोचेंगी? मुझे तो उनके सामने जाने में भी शर्म आएगी। आप ना कुछ भी नहीं समझते। पाखी अपना मासूम सा गुस्सा दिखा रही थी। रणवीर को तो इसकी आदत पड़ चुकी थी। यही तो वो मिस कर रहा था कि रात को पाखी की बातें कैसे सुनेगा। उसकी मासूम सी बातें सुनने के लिए वो उसे कहाँ से उठाकर ले आया, किसके सामने लाया, लोग क्या सोचेंगे, ये सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। बस आईने के सामने जाकर अपनी कलाई से घड़ी उतारने लगा। पाखी बिस्तर से उतरकर उसके पास गई। आप सुन भी रहे हैं नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ? उसकी आवाज में अब भी गुस्सा था। ये शायद पहली बार था जब वो रणवीर से इस तरह बात कर रही थी। रणवीर उसकी सारी बातें सुन रहा था लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। अब रणवीर पाखी की बात सुनकर क्या कहेगा? क्या जवाब देगा वो पाखी के सवालों का? रणवीर की उस हरकत के बाद अब अगले दिन दादी माँ के सामने पाखी कैसे जाएगी? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। पाखी रणवीर पर गुस्से से बरस रही थी। रणवीर उसे दादी माँ के कमरे से अपने कंधे पर उठा के ले आया था और वो इस बात से नाराज थी। आप पागल तो नहीं हो गए हैं? ये क्या किया आपने? मुझे ऐसे उठाकर ले आए, वो भी सबके सामने। क्या सोचेंगे सब लोग? और दादी माँ क्या सोचेंगी? मुझे तो उनके सामने जाने में भी शर्म आएगी। पाखी ने रणवीर को डांटते हुए कहा। रणवीर ने एक नजर उसकी तरफ देखा जो काफी था पाखी को होश में लाने के लिए। उसे तुरंत एहसास हुआ कि वो दानव से बात कर रही है। क्या कर रही है पाखी? जिंदगी प्यारी नहीं है क्या तुझे अपनी? वो मन ही मन बोली। अगले ही पल उसने अपनी टोन में नरमी लाते हुए मुस्कुरा कर कहा, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? नहीं, पर आपने जो किया है ठीक किया होगा, कोई बात नहीं। उसकी हरकत देखकर रणवीर मन ही मन हंस रहा था। वो समझ रहा था कि पाखी को उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन डर के मारे कुछ कह नहीं पा रही। रणवीर ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया, न ही उसकी तरफ देखा। पाखी मुंह फुलाकर बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उसकी पीठ रणवीर की तरफ थी। रणवीर की नजर उस पर पड़ी। उसने आईने में देखा तो उसे पता चला कि जो गाउन पाखी ने पहना था वो पीछे से बहुत ज्यादा जिप वाला था जिसमें से उसकी गोरी पीठ साफ दिख रही थी। इस बात का पता शायद पाखी को भी नहीं था। रणवीर ने नजरें फेरते हुए कहा, जाओ जाकर कपड़े चेंज करके आओ। वहीं दूसरी तरफ
शान पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ शराब पीता रहा और रागिनी से नौकरों की तरह काम करवाता रहा। उसने रागिनी को अपने दोस्तों से मिलवाना भी जरूरी नहीं समझा। अब रागिनी का गुस्सा सिर चढ़कर बोल रहा था। वो कमरे में बैठी शान का इंतजार कर रही थी। तभी शराब के नशे में चूर शान कमरे के अंदर आया और रागिनी को पूरी तरह इग्नोर करते हुए अपने कपड़े उतारने लगा। गुस्से से भरी रागिनी उसके पास गई और उस पर बरसते हुए बोली, ये सब क्या है शान? तुम जानबूझकर मेरे साथ ये सब कर रहे हो ना? तुमने तो मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। शादी से पहले तो तुम कितने बड़े बड़े वादे कर रहे थे, फिर अब क्या हो गया है तुमको? शान अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, मुझसे सवाल जवाब करने की तेरी हैसियत नहीं है। तुझे मुझसे शादी करनी थी ना, तूने अपनी मन की कर ली, अब मैं अपने मन की करूंगा। ये कहते हुए उसने रागिनी को जोर से बिस्तर पर धक्का दे दिया और उसने अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंकी और रागिनी के ऊपर झुकने लगा। रागिनी उसे दूर धकेलने की कोशिश करते हुए बोली, क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें सिर्फ रात को ही याद आता है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, छोड़ो मुझे। शान ने उसके गाल पर एक जोरदार चांटा मारा और दांत भींचते हुए बोला, चुप, यहाँ रहना है तो वैसे रहना होगा जैसे मैं चाहता हूँ, वरना अभी कभी निकल मेरे घर से। ये कहता हुआ उसने उसे बिस्तर से नीचे गिरा दिया और खुद करवट बदलते हुए लेट गया। सारा मूड खराब कर दिया। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में सो गया। रागिनी जमीन पर पड़ी टूटे हुए दिल के साथ आंसू बहाने लगी। उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या यही वो शान था जिससे उसने प्यार किया था? राजमहल में रणवीर पाखी को देखता रहा और फिर ठंडी आवाज में बोला, जाओ जाकर कपड़े बदल लो। ये सुनते ही पाखी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, फिर धीरे धीरे उसके पास जाकर बोली, क्यों, क्या हुआ? अभी तो चेंज किया था मैंने, अब फिर से क्यों? वो अपनी बड़ी बड़ी पलकों को झपकाते हुए बोल रही थी, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। रणवीर ने उसे नपातुला जवाब दिया। पाखी खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, इन कपड़ों में क्या बुराई है? अच्छे नहीं है क्या? अच्छे नहीं, जरूरत से ज्यादा अच्छे हैं। इनफैक्ट इनमें तुम बहुत सेक्सी लग रही हो। रणवीर उसके बेहद करीब आकर धीमे स्वर में बोला। पाखी इस अचानक की नजदीकी के लिए तैयार नहीं थी। वो घबरा गई और पीछे हटते हुए दीवार से लग गई। उसके गालों पर हल्की सी लाली फैल गई थी। रणवीर धीरे धीरे उसके और करीब आया और बोला, देखना चाहती हो कि इसमें क्या बुराई है? ये कहते हुए उसने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और अपनी उंगलियां उसकी खुली पीठ पर फेरने लगा। पाखी के पूरे बदन में करंट सा दौड़ गया। उसकी सांसें अटक गई और आंखें हैरानी से फैल गई। अब उसे समझ आया कि रणवीर ने कपड़े बदलने को क्यों कहा था। वो शर्म से लाल हो गई थी। रणवीर उसकी खुली पीठ पर उंगलियां फैलाते हुए मुस्कुराया, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे इस गाउन को पहनकर सोने में। हाँ, पर तुम्हें प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। रात को अगर मेरी नीयत डोल गई तो, और अगर मैं तुम्हें खा गया तो। वो अपने होठ उसके कान के बेहद करीब लाकर जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। पाखी की सांसें जैसे रुक सी गई थी। अगले ही पल पाखी ने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया और पर्दे के पीछे जाकर छिपते हुए कहा, आप दुष्ट हो। वो मुंह बनाते हुए बोली और वहीं छिप गई। रणवीर को उसे सताने में बहुत मजा आ रहा था। वो बिस्तर पर जाकर हंसते हुए बैठ गया और बोला, हाँ, मैं दुष्ट, दानव, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच सब हूँ। इससे पहले कि मेरे अंदर ये सब एक साथ जाग जाए, उससे पहले जाकर कपड़े बदल लो। इतना कहकर वो दूसरी तरफ करवट लेकर आंखें बंद करके लेट गया। दानव नहीं, दानवों के सरदार हैं आप। पाखी धीरे से बड़बड़ाई और वॉशरूम के अंदर चली गई। उसके जाते ही रणवीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद पाखी चेंज करके बाहर आई। उसने येलो कलर का नाइट सूट पहना हुआ था। वो बाहर आई तो देखा कि कमरे में कोई सोफा नहीं था, बस किंग साइज का बेड था जिस पर रणवीर सोया हुआ था, या शायद सोने का नाटक कर रहा था। अब मैं कहाँ सोऊंगी? वो कमरे में इधर उधर देखते हुए बोली। फिर धीरे धीरे दबे पाँव रणवीर के पास आई और देखने लगे कि वो सच में सो गया है या नहीं। जब उसे यकीन हो गया कि रणवीर सच में सो गया है तो उसने राहत की सांस लेते हुए धीरे से कहा, फाइनली ये दानव सोया तो सही, अब मैं खुलकर बोल सकती हूँ। हाँ तो मिस्टर दानव, आपको कोई शर्म है या नहीं? नहीं मतलब समझते क्या है आप खुद को? सब आपसे डरते हैं तो आप कुछ भी करेंगे। मैं नहीं डरती आपसे, समझे आप? वो अपनी कमर पर दोनों हाथ रखकर अकड़ते हुए बोली। आंखें बंद किए रणवीर मन में मुस्कुराया। अच्छा बच्चों, मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझसे डरो। पता नहीं क्यों तुम्हारे चेहरे पर आया डर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पाखी आगे बोलती रही, और आज तो आपने हद ही कर दी। पहले गाड़ी में मुझे तंग किया और सबके सामने गुंडों की तरह उठाकर ले आए। पता नहीं आपको कब अकलाएगी। वैसे इस जन्म में तो आने से रही। वो बस बोले जा रही थी, अपने दिल की सारी भड़ास निकाल रही थी। उसे अब परवाह नहीं थी कि रणवीर सुन रहा है या नहीं। जब वो बोलकर शांत हुई तो उसे ख्याल आया, अब सोएगी कहाँ? उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई पर कमरे में कोई और जगह नहीं थी। रणवीर जो सोने का नाटक कर रहा था मन ही मन सोच रहा था, क्या हुआ, ये चुप क्यों हो गई? तभी पाखी की आवाज फिर सुनाई दी, आज है, महल जैसा कमरा है पर एक सोफा तक नहीं है, अब मैं बेचारी कहाँ सोऊं? वो रणवीर की तरफ देखने लगी जो बड़े से बेड के कोने में सोया हुआ था, यानी उसने उसके लिए पहले ही जगह छोड़ रखी थी। पाखी धीरे धीरे बिस्तर पर बैठ गई। अब तो यहीं सोना पड़ेगा, पर कोई नहीं, ये दानव तो सोने के बाद करवट भी नहीं बदलता, मैं आराम से सो सकती हूँ। वो हल्के से मुस्कुराई और लेट गई। उसकी नजर रणवीर के चेहरे पर टिक गई। रणवीर के कुछ बाल माथे पर आ गए थे जिसमें वो बेहद प्यारा लग रहा था। वैसे एक बात कहूँ दानव जी, आप हैं तो बड़ी क्यूट, पर सिर्फ सोते हुए। क्यूट दानव? वो मुस्कुराते हुए फुसफुसाई। और हाँ, आज तो मुझे आपको थैंक यू भी बोलना था। उसकी बात सुनकर रणवीर मन में सोच रहा था, थैंक यू? पर क्यों? पाखी आगे बोलती रही, पता है उस वक्त मुझे बहुत भूख लग रही थी। मुझे तो लग रहा था कि आज मुझे खाना ही नहीं मिलेगा, पर आप तो मुझे सबके सामने से उठा के ले गए, वो भी ये बोलकर कि मेरी वाइफ को भूख लगी है। सच में उस वक्त ना आप मुझे बड़े प्यारे लगे थे, इतने प्यारे कि दिल कर रहा था कि मैं आपको किस कर लूं। हाय पाखी, उसे क्या पता था कि रणवीर सब सुन रहा है। पाखी की बात सुनकर रणवीर की धड़कन शोर करने लगी। उसे एक मीठा सा एहसास हुआ, एक अलग ही फीलिंग। वो मन में सोच रहा था, ये लड़की सच में पागल हो गई है, कुछ भी बोले जा रही है। इसके बाद पाखी एक कोना पकड़कर लेट गई और कुछ ही देर में गहरी नींद में चली गई। उसके सोते ही रणवीर ने अपनी आंखें खोली और पाखी को देखने लगा। पाखी की मासूम सी बातें अभी भी उसके कानों में रस घोल रही थी, जिन्हें सोच सोच कर ही उसके होठों पर मुस्कान बिखरती जा रही थी। उस वक्त आप इतने प्यारे लग रहे थे कि दिल कर रहा था आपको किस कर लूं। पाखी के कहे ये शब्द रणवीर के अंदर हलचल पैदा कर रहे थे। उसे पाखी पर बेहद प्यार आ रहा था, बेहद। वो आहिस्ता से पाखी के करीब गया और अपने होठ उसके होठों से हल्के से छुआ दिए। उसकी इस हरकत से पाखी नींद में कसमसा गई और उसने दूसरी तरफ करवट ले ली। ये देखकर रणवीर का चेहरा उतर गया। फिर वो पीछे से उसे अपनी बाहों में भरकर लेट गया। कुछ ही देर में उसकी भी आंख लग गई। जहाँ लगभग सब सो रहे थे वहीं कोई थी जिसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो थी सौम्या।
सौम्या क्या करेगी अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए? क्या रणवीर और पाखी खुद को बचा पाएंगे उसके वार से? वहीं पाखी और रणवीर के बीच क्या प्यार पनपने लगा था? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। राजमहल में जहाँ लगभग सभी लोग सो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसा भी था जिसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो थी सौम्या, वही जो पाखी को उस रिसेप्शन पार्टी में शर्मसार करना चाहती थी। वो जो कुछ पाखी के साथ करना चाहती थी वही सब रणवीर ने उसी के साथ कर दिया था। उस दिन के बाद सौम्या अपने घर से तो क्या, अपने कमरे से भी बाहर तक नहीं निकली थी। न समय पर खाना, न पीना, न सोना, बस एक ही जुनून उसके सिर पर सवार रहने लगा था, पाखी से बदला लेना है। हर हाल में पाखी से बदला लेना ही उसका मकसद बन चुका था। उसकी माँ सुनैना भी उसकी हालत देखकर परेशान रहने लगी थी। वो उसे खाना खिलाने की कोशिश करती पर सौम्या उसकी बात नहीं सुनती थी। आखिरकार उसकी माँ ने उसके दोस्त आकाश को फोन करके सारी बात बताई। आकाश भी पाखी और रणवीर से कम नहीं चलता था। सौम्या उसकी दोस्त थी, इसलिए जैसे ही सुनैना ने उसे फोन करके सौम्या के बारे में बताया, वो उसी वक्त सौम्या के पास पहुंच गया। उसे अपनी दोस्त की कसम देते हुए उसने जबरदस्ती ही सही थोड़ा बहुत खाना खिलाया और वादा किया कि वो पाखी से उसकी इंसल्ट का बदला जरूर लेगा। आकाश ने सौम्या से पूछा, बता क्या चाहती है तू? क्या करूं मैं उस पाखी और रणवीर के साथ? सौम्या ने अपनी आंखों में अंगारे भरकर कहा, मौत, पाखी की मौत। उसे मरना होगा, हर हाल में मरना होगा। मैं उसे मरते हुए देखना चाहती हूँ, वो भी तड़प तड़प कर। जब तक मैं उसे मरते हुए नहीं देख लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। आकाश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मैं वादा करता हूँ पाखी तेरी आंखों के सामने ही तड़प तड़प कर मरेगी। बस एक बार कॉलेज खुलने दे और उस पाखी को वापस आने दे, फिर देख। इसके बाद उसने सौम्या को अपना प्लान बताया, जिसे सुनकर सौम्या के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान तैर गई थी। सौम्या ने शातिर मुस्कान के साथ कहा, परफेक्ट। उस रणवीर को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसकी सो कॉल्ड पाखी के साथ क्या हुआ। हर चीज से बेखबर और आने वाले खतरे से अनजान रणवीर और पाखी आराम से राजमहल में अपने कमरे में सो रहे थे। अगली सुबह पाखी की आंख खुली तो वो उठकर बैठ गई। पहले उसने अपने बगल में देखा तो रणवीर वहाँ नहीं था। फिर उसने कमरे में इधर उधर देखा, लेकिन रणवीर उस कमरे में कहीं नहीं था। वो उठकर वॉशरूम चली गई, पर अगले ही पल वो चिल्लाते हुए बाहर आई। तभी रणवीर ने उसे पकड़ लिया और पीछे दीवार से लगाकर अपना हाथ उसके होठों पर रख दिया। पागल हो तुम, जो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे कि मैं कोई गुंडा मवाली हूँ और तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा हूँ, और तुम चिल्ला चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लोगी। इरादा क्या है तुम्हारा? हाँ, वो अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोला। उसे देखते ही पाखी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। रणवीर ने उसकी बंद आंखों को देखकर कहा, ओह कम ऑन पाखी, टॉवल लपेट रखा है मैंने, और पहले भी लपेट रखा था, पर तुमने तो बिना देखे ही चिल्लाना शुरू कर दिया। हद है यार, तुम और तुम्हारी मासूमियत, पर क्यूट लगती हो तुम। और वो उसके और भी करीब हो गया। ये सुनते ही पाखी ने अपनी आंखें खोली और उसने चुपके से रणवीर की तरफ देखा। फिर अपनी हरकत पर वो झेप गई थी और अब रणवीर की करीबी उसे बेचैन कर रही थी। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। इससे पहले कि रणवीर पाखी को और तंग करता, तभी उनके कमरे के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। रणवीर पाखी से अलग हुआ और फिर जाकर दरवाजा खोला। सामने एक नौकरानी खड़ी थी, जिसके हाथ में कुछ सामान था। वो रणवीर से बोली, दादी माँ ने आप दोनों के लिए कपड़े भिजवाए हैं और कहा है कि पूजा शुरू होने वाली है, आप दोनों तैयार होकर नीचे आ जाएं। रणवीर ने उसके हाथ से सामान ले लिया और फिर दरवाजा बंद करके वापस पाखी के पास आया। पाखी अभी भी दीवार से लगी खड़ी हुई थी और अपनी हरकत के बारे में सोचकर अजीब फील कर रही थी। मारी शर्म के वो अपनी नजरें ऊपर उठा ही नहीं पा रही थी। रणवीर ने उसके कपड़े बिस्तर पर रखते हुए कहा, अब यहाँ शांति से बैठो, मैं नहा कर आता हूँ। और वो दोबारा वॉशरूम में चला गया। उसके जाते ही पाखी ने राहत की सांस ली और अपने सिर पर चपत लगाते हुए बोली, तू भी ना पाखी, हद करती है। जहाँ रणवीर और पाखी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से घर में एक औरत, जिसने महंगी साड़ी पहनी हुई थी, बालों को शोल्डर तक कटिंग किया हुआ था, चेहरे पर जरूरत से ज्यादा मेकअप करके वो खुद को जवान दिखाने की कोशिश कर रही थी। वो किसी रानी की तरह सोफे पर बैठी सिगरेट पी रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, हाँ पर दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसके पास एक आदमी बैठा हुआ था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, यहाँ करोड़ों का नुकसान हो गया और तुम आराम से सिगरेट पी रही हो। तुम्हें टेंशन है किसी बात की या नहीं? या इस धुएं के साथ साथ वो भी उड़ा दी तुमने? वो औरत, जिसका नाम मलिका था, वो सिगरेट अपने होठों से हटाते हुए बोली, तुम्हारे अकेले का नुकसान नहीं हुआ है भाई, मेरा भी हुआ है। कितनी मुश्किल से मैंने वो कम उम्र की लड़कियों को किडनैप करवाया था, पर उस अनजान लड़की की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया और अब तो पुलिस को भी उस जगह का पता चल गया है। वो बेहद गुस्से से बोल रही थी। वो आदमी जो मलिका का भाई था, उसने उठकर अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डालते हुए कहा, हमें कुछ दिनों तक छुप कर रहना होगा, जब तक पुलिस की छानबीन खत्म नहीं हो जाती। और रही बात उस लड़की की, तभी एक लड़का अंदर आया और बोला, उस लड़की की चिंता आप मत कीजिए डैड, उसका पता चल गया है। वो हमारे चहेते दुश्मन रणवीर शेखावत की वाइफ है, पाखी शेखावत। ये सुनकर मलिका और उसके भाई दोनों के तो होश उड़ गए थे। मलिका गुस्से से गरजी, ओह तो ये सब उस रणवीर का किया धरा है। वो बोली, इस लड़के ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। उसका भाई उसके पास आकर बैठते हुए बुदबुदाया, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, बचपन में ही उसका गला दबाकर उसे मार दो, जैसे उसकी माँ को मारा था, ठीक वैसे ही उसे भी मार देती, किसी को पता भी नहीं चलता। पर नहीं, उस वक्त तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उस वक्त अगर तुमने मेरी बात सुनी होती ना, तो आज ये सब नहीं होता, ना रणवीर होता, ना हमारा इतना करोड़ों का नुकसान होता, और तुम सारी विरासत की मालकिन होती। पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मलिका भी गुस्से से गरजते हुए बोली, कहना बहुत आसान है, उसे मार दो, पूरी विरासत का राजा है वो, कैसे मार देती उसे? ऊपर से वो बुढ़िया 24 घंटे उसके साथ चिपकी रहती थी। मुझे क्या पता था आगे ये सब होगा। मुझे तो ये था कि मैं उसके बाप से शादी करूंगी तो सारी जायदाद वो मेरे नाम कर देगा, पर नहीं, सारी जायदाद तो वो बुढ़िया के नाम थी और बुढ़िया ने कर दी रणवीर के नाम, और मुझे दे दिया एक छोटा सा हिस्सा। पर कोई नहीं, करोड़ों का नुकसान किया है ना उसकी बीवी ने, मेरा हिसाब तो पूरा करना ही पड़ेगा। आखिर माँ हूँ रणवीर की, सौतेली ही सही, पर हूँ तो। और वो शैतानों की तरह हंस पड़ी थी। तो ये थी मलिका शेखावत, रणवीर शेखावत की सौतेली माँ। उसका भाई नरेश अहलूवालिया और उसका बेटा रॉबिन अहलूवालिया, जो कि रणवीर के बंगले के पीछे जंगलों में गलत काम कर रहे थे।
ये वही लोग थे जिन्होंने वहाँ पर नकली सांपों का बोर्ड लगा रखा था ताकि कोई उस रास्ते पर ना जाए, और उन्होंने अपनी नजर उस बंगले पर इसलिए टिकाई थी क्योंकि वहाँ रणवीर अकेला रहता था। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए उसने कभी महसूस नहीं किया कि उसके पीछे जंगल वाले रास्ते पर क्या हो रहा था। लेकिन अब पाखी और रणवीर उनका सारा धंधा चौपट कर चुके थे और ये तीनों बदले की आग में अंदर ही अंदर चल रहे थे। मल्लिका रॉबिन की तरफ देखकर बोली, मैंने तुमसे कहा था कि रणवीर के घर में कैमरे लगवा देना, काम हुआ? रॉबिन उसके पास आकर बैठा और मुंह बनाते हुए बोला, कैसे लगवा दूं बुआ जी, वो एक नंबर का शातिर और सन की आदमी है। जिस वॉचमैन को हमने वहाँ छोड़ा था उस पर नजर रखने के लिए, पल पल की खबर देने के लिए, उसे तो उसने 1 घंटे में लात मारकर बाहर निकलवा दिया, ये कहकर कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है। और जिस कुरियर वाले को मैंने उसके घर पर भेजा था कि बहाने से उसके घर में जाओ और डिटेल लेकर आ, उसको तो उसने घर में आने ही नहीं दिया था और ऊपर से मार मार के उसकी धुलाई कर दी। इतना आसान नहीं है बुआ जी। रॉबिन अपने बाल नोचते हुए बोला, फिलहाल तो ये अपनी सो कॉल्ड वाइफ के साथ राजमहल गया हुआ है, उसकी प्यारी दादी ने उसको वहाँ बुलाया है। ये सुनकर मल्लिका की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, तो रणवीर राजमहल गया है, कोई बात नहीं, हम भी चलते हैं वहाँ पर, आखिर उसके जख्मों को हरा करने का वक्त आ गया है। उसने सोचते हुए कहा कि इतने जख्म दिए हैं मैंने उसे उस राजमहल के उस बंद कमरे में कि वो किसी को बोल भी नहीं सका और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, यहाँ तक कि उसके बाप को भी आज तक नहीं पता चला। मल्लिका भी तनाव में थी, फिर उसने आदेश दिया, राजमहल जाने के लिए तैयारी करो, आ रही हूँ मैं रणवीर, एक बार फिर तुझे और इस बार तेरी वाइफ से भी बदला लेने। जिस तरह तू खुद को नहीं बचा पाया था, अब अपनी वाइफ को नहीं बचा पाएगा। क्या किया था मल्लिका ने रणवीर और उसकी माँ के साथ? ऐसे कौन से जख्म थे जो बचपन में उसने रणवीर को दिए थे? क्या पाखी के साथ भी वही सब होने वाला था, या इस बार पाखी रणवीर के लिए कवच बनकर खड़ी हो जाएगी? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। राजमहल जाने की तैयारी करो, मल्लिका ने नौकर को आदेश दिया जो कि रणवीर की सौतेली माँ थी। वो बेहद गुस्से में थी क्योंकि रणवीर और पाखी की वजह से उसका गैर कानूनी धंधा जो बर्बाद हो चुका था। आ रही हूँ मैं रणवीर, एक बार फिर तुझे और इस बार तेरी वाइफ से भी बदला लेने। जिस तरह तू खुद को नहीं बचा पाया था, अब अपनी वाइफ को भी नहीं बचा पाएगा, मल्लिका मन ही मन बुदबुदाई। दूसरी तरफ राजमहल में रणवीर नहाकर रेडी हो चुका था। उसने पीले रंग का कुर्ता पजामा पहन रखा था जो उस पर काफी जच रहा था। तभी पाखी नहाकर बाहर आई। उसने ब्लू कलर का बाथरोब पहना हुआ था और उसके गीले बालों से हल्का पानी टपक रहा था। नीले कलर के बाथरोब में उसका गोरा रंग और भी निखर कर दिखाई दे रहा था। बिल्कुल सिंपल सी, वो अपनी सादगी में भी बेहद प्यारी लग रही थी। रणवीर तो बस देखता ही रह गया था उसे। वही पाखी को भी उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। जब जब रणवीर उसे देखता था उसकी हालत खराब हो जाती थी। वो रणवीर से नजरें चुराते हुए आईने के सामने गई और हेयर ड्रायर से अपने गीले बाल सुखाने लगी। रणवीर एक पल के लिए भी अपनी नजरें उस पर से नहीं हटा पा रहा था। पाखी भी आईने से चोरी छुपे उसे ही देख रही थी, पर रणवीर से नजरें मिलते ही वो अपनी नजरें झुका लेती थी। पर उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे उछलकर बस बाहर ही आ जाएगा। और यही हाल रणवीर का भी था। वो पाखी की तरफ खींचा चला जा रहा था। अपने आप को रोकने की लाख कोशिश करने के बाद भी उससे रहा नहीं गया, तो वो उठकर सीधे उसके पास चला गया। उसे अपनी तरफ आता देखकर पाखी की धड़कन और भी ज्यादा तेज बढ़ गई थी। वो मन ही मन सोच रही थी, हे भगवान, ये दानव मेरी तरफ क्यों आ रहा है? इससे पहले कि वो कुछ करती तभी उसे अपने कमर पर रणवीर का हाथ महसूस हुआ, जो काफी था उसके होश उड़ा देने के लिए। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। रणवीर आईने से उसे ही देख रहा था। उसने धीरे से अपना हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे अपने बेहद करीब कर लिया और अपने दूसरे हाथ से पाखी के हाथ में पकड़ा हेयर ड्रायर लेकर खुद उसके बाल सुखाने लगा। पाखी की जुल्फें उसके चेहरे से टकरा रही थी। उसके बालों से आती जाती भीनी भीनी खुशबू रणवीर को मदहोश कर रही थी। उसकी पकड़ पाखी की कमर पर और कसती जा रही थी। पाखी का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। सांसें तेज चलने लगी थी। धीरे धीरे वो रणवीर में समाती जा रही थी, पर रणवीर बेपरवाह सा बस लगा हुआ था उसके बाल सुखाने में। पाखी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आईने में से रणवीर को देखने लगी, जो इस वक्त इतना केयरिंग लग रहा था कि पाखी का दिल किया कि वो उसे चूम ले। रणवीर भी पाखी को ही देख रहा था। आईने से एक दूसरे को देखते हुए जब दोनों की नजरें मिली तो इस बार दोनों ने ही अपनी नजरें नहीं हटाई। रणवीर ने वो हेयर ड्रायर साइड में रखा और एक झटके में पाखी को अपनी तरफ घुमा दिया। पाखी की तो सांसें ही अटक गई थी। पाखी की यही बेचैनी रणवीर को बेकाबू कर रही थी। उसके दोनों हाथ पाखी के गालों पर चले गए और वो उसके होठों पर झुकने लगा। पाखी ने बीच में ही अपनी आंखें बंद कर ली थी और वो एकदम से बोली, पूजा के लिए देर हो रही है, मुझे तैयार होना है। उसकी बात सुनकर रणवीर ने खुद को रोक लिया और पाखी की तरफ देखने लगा, जो उसे नजरें चुराते हुए ये बोल रही थी, और ऐसा करते हुए उसके होठ कांप रहे थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। तभी रणवीर को कुछ शैतानी सूझी और उसने एकदम से उसे अपने सीने से सटा लिया और कहा, तो हो जाओ रेडी, मैंने क्या तुम्हारे हाथ पकड़ रखे हैं? वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। उसकी बात सुनते ही पाखी एकदम से हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और फिर अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोली, आपने तो मुझे पूरा ही जकड़ रखा है रणवीर जी, और आप ऐसे सामने खड़े रहेंगे तो मैं साड़ी कैसे बांधूंगी? आप प्लीज बाहर जाइए ना। बड़ी हिम्मत करके उसने अपनी बात रणवीर के सामने रखी, पर रणवीर उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो तो उसे तंग करने के मूड में था। वो उसके खुले बालों को उसके कान के पीछे करने लगा और अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखते हुए बोला, क्यों, मेरे सामने साड़ी बांधने में क्या दिक्कत है तुम्हें? मैं क्या बंदर हूँ जो तुम्हारी साड़ी फाड़ दूंगा? वो अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए बोला। उसकी बात सुनते ही पाखी को हल्की सी हंसी आ गई। पहली बार वो रणवीर के सामने ऐसे हंसी थी। उसे हंसता हुआ देखकर रणवीर भी हंसने लगा। बहुत कम बार ही पाखी उसके सामने हंसती थी। उसने अपने होठ उसके माथे पर रखकर उसे चूम लिया। पाखी की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थी। रणवीर का यूं करीब आना उसे एक अजीब सा सुकून दे रहा था, और पाखी, वो तो न जाने कब से रणवीर का सुकून बन चुकी थी। दोनों कुछ नहीं कहकर भी बहुत कुछ कह रहे थे। फिर रणवीर थोड़ा पीछे हटा। कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, 15 मिनट में वापस आ रहा हूँ, और अगर मुझे तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत मिली तो फिर गारंटी नहीं है कि तुम्हारी साड़ी का क्या होगा। वो मुस्कुराया और बाहर चला गया। पाखी ने तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसके कानों में रणवीर की बातें अब भी गूंज रही थी। अगर तुम ज्यादा सुंदर लगी तो फिर गारंटी नहीं है कि तुम्हारी साड़ी। वो सोचते सोचते मुस्कुरा उठी, पर आगे सोचना भी मुश्किल हो गया था। बाप रे, है क्या ये दानव, कुछ भी बोलता है।
और जो बोलता है वही करता है। भगवान करे रणवीर जी के आने से पहले दादी माँ आ जाए और मुझे बचा ले। बड़बड़ाते हुए वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। अभी मुश्किल से 10 मिनट ही बीते होंगे कि कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। पाखी झुंझलाकर बुदबुदाई, अभी तो 5 मिनट बाकी हैं। वो बालों में गजरा लगाते हुए बोली, पाखी बेटा मैं हूँ। कलावती जी की आवाज उसके कानों में पड़ी तो उसके चेहरे पर खुशी छा गई। जो वो चाहती थी वही हुआ। रणवीर से पहले दादी आ गई। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर कलावती जी के पैर छूने लगी। कलावती जी ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और मुस्कुराकर कहा, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। हाँ मेरे पास आ। वो उसे आईने के सामने ले गई और अपने साथ लाया रानी हार उन्होंने पाखी के गले में पहना दिया। हार की चमक जैसे पाखी की खूबसूरती पर 4 चांद लगा रही थी। पसंद आया? कलावती जी ने मुस्कुराकर पूछा। ये तो बहुत सुंदर है दादी माँ, बहुत सुंदर। पाखी ने खुशी से कहा, चलो तुम तैयार होकर नीचे आ जाना, मैं देखती हूँ पंडित जी आ गए होंगे। कलावती जी मुड़ी और तभी पाखी के चेहरे पर हल्की घबराहट उतर आई। वो झट से आगे बढ़ी और उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, बस 2 मिनट रुक जाइए दादी माँ, मैं आपके साथ ही चलती हूँ, बस 2 मिनट। उसकी बात सुनकर कलावती जी हंस पड़ी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं रुकती हूँ। वो पीछे रखी कुर्सी पर बैठ गई। अब पाखी फिर से सुकून में थी। रणवीर की चिंता उसे अब नहीं सता रही थी। ठीक 15 मिनट बाद रणवीर वापस आया। दरवाजा खुला ही था, इसलिए वो सीधा अंदर चला गया। सामने खड़ी पाखी को देखकर वो जैसे ठिठक गया। हल्के पीले रंग की साड़ी, जूड़े में सजा गजरा, मांग में सिंदूर, आंखों में काजल, होठों पर लाल लिपस्टिक और साड़ी के पल्लू से झांकती उसकी पतली कमर। रणवीर के होश उड़ चुके थे। उसे तो ये भी याद नहीं रहा कि कमरे में दादी भी मौजूद है। वो बस उसे देखता रह गया। उसकी सांसें जैसे वहीं अटक चुकी थी। वो बस एकटक पाखी को देख रहा था और पाखी सोच रही थी कि ये दानव दादी के सामने कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। पर रणवीर तो रणवीर था। क्या कहा था मैंने कि तुम ज्यादा सुंदर लगी तो? ये कहते हुए वो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करने लगा। तभी कलावती सामने आते हुए बोली, तो क्या कर लेंगे आप रणवीर, और ये दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? कलावती को वहां देखकर रणवीर को अचानक जोर की खांसी आ गई और उसे ऐसे देखकर पाखी को जोर से हंसी आ गई और वो खुद को रोक नहीं पाई और जोर से हंसने लगी। रणवीर अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देख रहा था, जो काफी था पाखी की हंसी रोकने के लिए। इतने में कलावती फिर से बोली, बोलिए ना रणवीर, क्या कर लेंगे आप? रणवीर जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाया और पाखी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, वो मैं ये कह रहा था कि तुम ज्यादा खूबसूरत मत लगना, वरना लोगों की बुरी नजरें लग जाएंगी, और अगर तुम ज्यादा खूबसूरत लगी तो फिर मैं अपने हाथ से तुम्हें एक काला टीका लगाऊंगा। वो बहुत मुस्कुराकर बोल रहा था, पर उस मुस्कुराहट के पीछे छिपी शैतानियां बस पाखी ही समझ पा रही थी। अंदर ही अंदर उसकी हालत खराब हो रही थी। रणवीर की बात सुनकर कलावती खुशी से बोली, अरे वाह, मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। आप सही कह रहे हैं रणवीर बेटा, पाखी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है, उसको काला टीका लगा दो, मैं चलती हूँ, आप दोनों भी जल्दी आ जाना। तभी पाखी अचानक बोली, दादी रुकिए ना प्लीज, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। वो हड़बड़ी में बोल पड़ी। ये सुनते ही रणवीर के चेहरे के भाव एकदम बदल गए, जो पाखी भी देख पा रही थी। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। रणवीर की सनक जाग चुकी थी। अब क्या होगा पाखी का? कौन बचाएगा उसे रणवीर नाम के दानव से? अब तो उसकी खैर नहीं। न जाने रणवीर क्या करेगा उसके साथ। जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। दादी जब रणवीर और पाखी को जल्दी आने का कहकर उनके कमरे से जाने लगी, तभी पाखी अचानक कहती है, दादी रुकिए ना प्लीज, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। वो हड़बड़ी में बोल पड़ी। ये सुनते ही रणवीर के चेहरे के भाव एकदम बदल गए, जो पाखी भी देख पा रही थी। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। रणवीर की सनक तो जाग चुकी थी। रणवीर से नजरें चुराते हुए पाखी कलावती जी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी, पर रणवीर ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हो कम ऑन दादी, ये तो पागल है, पर आप तो समझदार है ना। अभी अभी शादी हुई है हमारी, ऊपर से मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि मन नहीं करता उससे नजरें हटाने का। यहाँ मैं रोमांस करने का सोच रहा हूँ और आप हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। ये सुनते ही पाखी और कलावती जी दोनों का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। रणवीर आगे बोला, आप चलिए, मैं अपनी बीवी को जरा काला टीका तो लगा दूं। इतना कहते हुए उसने पाखी को अपनी तरफ खींच लिया और पाखी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। नजरें भी ऊपर नहीं हो रही थी उसकी, जबकि कलावती जी के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान तैर गई। वो हंसते हुए बोली, हाँ बदमाश हो गए हैं रणवीर, और वहां से चली गई। उसके जाते ही रणवीर ने दरवाजा बंद कर लिया। पाखी मन ही मन सोचने लगी, मर गई, अब तो मुझे इस दानव से कोई नहीं बचा सकता, बस अब मैं इसका शिकार होने वाली हूँ। रणवीर पीछे मुड़कर पाखी की तरफ ही देख रहा था। उसकी सर्द निगाहें देखकर पाखी की हालत और भी खराब हो गई। उसका गला सूख गया और वो डर के मारे पीछे हटने लगी। रणवीर भी अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। अगले ही पल वो पाखी के बेहद करीब था। उसने पाखी की कमर पर हाथ रखकर उसे बिल्कुल अपने पास कर लिया, इतना करीब कि दोनों के बीच जरा भी फासला नहीं था। पाखी की धड़कनें तेज हो गई थी। उसके हाथ रणवीर के कुर्ते पर कसे हुए थे, नजरें झुकी हुई थी और होठ कांप रहे थे। रणवीर ने उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, तो तुम मुझसे भाग रही थी, क्यों? आज रणवीर के बोलने का लहजा कुछ अलग ही था। पाखी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं आपसे भाग नहीं रही थी, वो आपने बोला था ना कि अगर मैं ज्यादा खूबसूरत लगी तो आप मेरी साड़ी फाड़। इतना कहकर वो खामोश हो गई। रणवीर उसे जानबूझकर तंग कर रहा था, क्योंकि उसे पाखी की मासूमियत भरी बातों को सुनने की आदत हो गई थी। उसका ये मासूम सा चेहरा देखकर उसे बहुत अच्छा लगता था। वो उसकी तरफ झुकते हुए बोला, अच्छा अगर मैं तुम्हारी साड़ी फाड़ देता तो क्या हो जाता? वो मन ही मन हंस रहा था। पाखी एक बार फिर अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोली, तो मैं दादी को क्या जवाब देती? कितनी शर्म आती मुझे उनके सामने, क्या सोचती वो हमारे बारे में? उसकी बातों पर रणवीर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी साड़ी फाड़ देता? पाखी अपनी नजरें झुकाते हुए बोली, हाँ, क्योंकि आप जो कहते हैं ना सच में कर देते हैं। हाय, पाखी की मासूमियत हर बार रणवीर पर भारी पड़ रही थी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने होठ उसके माथे पर रखते हुए कहा, हमेशा ऐसे ही रहना। पाखी को समझ ही नहीं आ रहा था कि रणवीर को क्या हो गया है। वो तो सोच रही थी कि रणवीर उस पर चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो रणवीर बिल्कुल अलग मूड में था। इसके बाद उसने पाखी की आंखों में लगा काजल हल्का सा अपनी उंगली पर लेकर उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया था। पाखी के होठों पर भी मुस्कान आ गई थी। नीचे पूजा की सारी तैयारी हो चुकी थी, बस रणवीर और पाखी का इंतजार था।
ठीक उसी वक्त रणवीर और पाखी नीचे आए थे। दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में था और वे साथ साथ चलते हुए बड़े प्यारे लग रहे थे। कलावती जी दोनों को देखकर खुशी से झूम उठी थी। वो दोनों को देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, पाखी ही मेरे रणवीर को संभाल सकती है और कोई भी नहीं। हे भगवान, इन दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। वो मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी। कुछ ही देर में पूजा शुरू हो गई थी। जहाँ राजमहल में पूजा चल रही थी, वहीं मल्लिका, नरेश और रॉबिन राजमहल की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हो गई। पंडित जी पूजा संपन्न करते हुए बोले, पूजा संपन्न हुई, अब कोई अशुद्धि आपके घर में नहीं आ सकती। तभी रणवीर की नजर घर के अंदर आ रहे मल्लिका, रॉबिन और नरेश पर पड़ी। उन तीनों को देखते ही उसके चेहरे के भाव ही बदल गए। अशुद्धि तो खुद चलकर अंदर आ रही है पंडित जी, आपकी पूजा तो बेकार हो गई, रणवीर ने मल्लिका की तरफ देखते हुए कहा। मल्लिका रणवीर की ये बात सुनकर गुस्से से भर गई। वो अंदर आई और कलावती के पैर छूने लगी। उसके बाद उसकी नजर पाखी पर पड़ी। वो पाखी को देखते हुए मन ही मन सोच रही थी, तो ये है वो जिसने मेरा करोड़ों का नुकसान किया है। बड़ी रानी बनी घूम रही है ना, इसे तो मैं अभी इसकी औकात दिखाती हूँ। उसने पाखी को देखते हुए कहा, तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि अपनी सास के पैर छूने चाहिए? यही सिखाया तुम्हारी माँ ने? उसकी बात सुनकर रणवीर का हाथ उस वक्त कस गया था। उसे बेहद गुस्सा आ रहा था। पाखी ने कलावती जी की तरफ देखा, जैसे वो उनसे मन ही मन पूछ रही हो कि दादी बताओ क्या करूं, क्योंकि वो मल्लिका को नहीं जानती थी और कलावती जी ने उसे मल्लिका के पास जाने का इशारा कर दिया। पाखी मल्लिका की तरफ बढ़ने लगी, पर रणवीर ने बीच में ही उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, इसकी माँ ने इसे क्या सिखाया है क्या नहीं वो छोड़ी, पर आपकी माँ ने आपको क्या सिखाया है? वो अगर मैंने सबको बता दिया तो आपके साथ साथ आपकी माँ भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी। तभी कलावती ने बीच में आकर रणवीर को रोका। रणवीर, तब रणवीर ने कहा, मेरी बीवी इस घटिया औरत के पैर नहीं छुएगी। इतना कहकर वो पाखी को अपने साथ ले गया। उसकी बात सुनकर भी मल्लिका दांत पीस कर रह गई। बहुत बोलने लगा है लड़का, इसे तो फिर से सबक सिखाना पड़ेगा, वो मन ही मन बोल रही थी। वहीं रॉबिन अपनी गंदी निगाहों से पाखी को जाते हुए देख रहा था। वो उसे देखते हुए मन में बोला, वाह शी इज सो ब्यूटीफुल, इसे मारने से पहले एक बार तो इसका हुस्न का दीदार करना ही पड़ेगा, वरना चैन नहीं आएगा। वो अपने फेस पर डेविल स्माइल लाते हुए बोला था। मल्लिका अपनी आंखों में नकली आंसू भरते हुए बोली, देख लिया माँ, देख लिया माँ जी आपने, रणवीर ने बहू के सामने फिरी। ये कहकर वो और भी ज्यादा रोने लगी थी। कलावती जी ने कहा, तुम भी कुछ कम नहीं हो मल्लिका, और फिर वो ऐसा ही है ये तो तुम भी जानती हो। वैसे तुम यहाँ कैसे, अब आ ही गई हो तो खाना खाकर चली जाना। इतना कहकर वो भी रणवीर के पीछे चली गई थी। मल्लिका आंखों में अंगारे भरते हुए बोली, एक बार सॉरी जायदाद मेरे नाम हो जाए उसके बाद सबसे पहले तुझे ही मारूंगी बुढ़िया। नरेश उसके पास आते हुए बोला, देख लिया बहना, ये बुढ़िया तो बातों बातों में यहाँ से जाने को कह गई, अब क्या करें? मल्लिका टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, जाऊंगी तो मैं जरूर, पर रणवीर और उसकी बीवी की जिंदगी में आग लगाकर, उससे पहले नहीं। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी। नरेश भी उसके पीछे चला गया और रॉबिन पूरा राजमहल देखने लगा। रणवीर पाखी को ऊपर कमरे में ले गया था। उस वक्त वो बहुत गुस्से में था, बहुत ही ज्यादा गुस्से में, यहाँ तक कि गुस्से में उसकी पकड़ पाखी के हाथ पर कसती जा रही थी, पर इस बात का एहसास ही नहीं था रणवीर को। पाखी भी बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे चल रही थी। हालांकि उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन रणवीर का गुस्सा देखकर उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। रणवीर कमरे के अंदर आया और एक झटके से पाखी का हाथ छोड़ दिया, फिर खुद बेड पर बैठ गया। उसकी सांसें भारी हो रही थी, चेहरा पूरा लाल हो गया था, एक लफ्ज नहीं बोल रहा था वो। मल्लिका को देखते ही उसके अतीत की यादें उस पर हावी हो गई थी। वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, पर नहीं कर पा रहा था। पाखी एकटक उसे ही देख रही थी। वो हैरान थी कि अपनी माँ से इतनी नफरत। अभी तक उसे ये नहीं पता था कि वो रणवीर की सौतेली माँ है, पर रणवीर के चेहरे पर जो भाव आ रहे थे, उनके पीछे छिपी तकलीफ उसे साफ दिखाई दे रही थी। रणवीर खुद पर काबू पाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर नहीं कर पा रहा था। जब उसका गुस्सा पूरी तरह उस पर हावी हो गया, तो वो उठा और जोर से अपना हाथ आईने में दी मारा, जिससे आईना चकनाचूर हो गया और रणवीर का हाथ जख्मी हो गया। ये सब देखकर पाखी अंदर तक सहम गई। जब इससे भी रणवीर का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उसने टेबल पर रखा सारा सामान नीचे फेंक दिया। पाखी ये सब कुछ चुपचाप देख रही थी और अंदर ही अंदर उसे डर भी लग रहा था। कुछ तो है जो इन्हें परेशान कर रहा है, वो मन ही मन बोली। उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले जो रणवीर उसके साथ था, वो तो इस रणवीर से बिल्कुल अलग था। कहाँ वो मुस्कुराता हुआ रणवीर और कहाँ ये गुस्से से भरा रणवीर। क्या पाखी कभी पता लगा पाएगी कि आखिर रणवीर को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था? कैसे संभालेगी वो उसके गुस्से को? जो काम अब तक कोई नहीं कर पाया था, क्या वो कर पाएगी? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। मल्लिका के राजमहल आने के बाद से ही रणवीर का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो अपने कमरे में तोड़ फोड़ कर रहा था। वहीं पाखी उसके गुस्से को देखकर सहम गई थी। कुछ तो है जो इन्हें परेशान कर रहा है, पाखी मन ही मन बोली। उसे याद आया कि थोड़ी देर पहले जो रणवीर उसके साथ था, वो तो इस रणवीर से बिल्कुल अलग था। कहाँ वो मुस्कुराता हुआ रणवीर और कहाँ ये गुस्से से भरा रणवीर। रणवीर टेबल के दोनों सिरों पर अपने हाथ टिकाकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर नहीं कर पा रहा था। गुस्से का एक ज्वालामुखी उसके अंदर बन चुका था, जो अब किसी भी पल फट सकता था। उसे देखते देखते पाखी को पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से उसने अपना सारा डर पीछे छोड़कर रणवीर की तरफ अपने कदम बढ़ाए। अगले ही पल वो रणवीर के बेहद करीब थी। उसने रणवीर के कंधे पर अपना हाथ रखा और कहा, रणवीर जी। रणवीर उस पर बिल्कुल गुस्सा करना नहीं चाहता था। वो खुद पर काबू पाते हुए बोला, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से पाखी, वरना पता नहीं क्या कर। वो अभी बोल ही रहा था कि पाखी बीच में आकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर अपनी तरफ घुमा लाई और जोर से उसे अपने गले लगा लिया। रणवीर को भी उस वक्त किसी के प्यार की, किसी के साथ की बहुत जरूरत थी, क्योंकि बचपन से वो अकेला रहा था। अकेले ही खुद से जूझता रहा था, अकेले ही अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता रहा था। उसे पता ही नहीं था कि कैसे अपने गुस्से के साथ डील किया जाता है। हाँ, पर एक कसक उसके दिल में हमेशा रही कि कोई हो जो उसे संभाले, जो उसे समझे, जो उसको प्यार से हैंडल करे। वो चीज उसने रागिनी में ढूंढनी चाहिए, पर उसे निराशा ही मिली। लेकिन अब पाखी ने उसकी बातें बिना कहे समझ ली थी, उसके जज्बात समझ लिए थे। तो रणवीर कैसे ना पाखी के लिए दीवाना होता। पाखी ने उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी बाहें उसकी पीठ पर कस दी थी। रणवीर की आंखें अपने आप ही बंद हो गई और उसके हाथ भी पाखी की कमर पर कस गए। रणवीर अपनी आंखें बंद किए हुए पाखी को और भी ज्यादा कसकर पकड़ते हुए बोल पड़ा, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी ना, कभी भी, हमेशा मुझे ऐसे ही संभालोगी ना, चाहे मैं कितना भी गुस्सा करूं। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, पर मुझ पर कोई काबू नहीं रहता। मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तुम समझ रही हो ना?
पाखी ने उसकी आवाज में दर्द साफ महसूस किया। वो तुरंत उसके होठों पर अपने हाथ रखकर शांत कराती है। बस कुछ मत कहिए, बस शांत हो जाइए। पाखी रणवीर को शांत करने की कोशिश कर रही थी और रणवीर उसके एहसास में शांत भी होता गया। उसे यही तो चाहिए था। वो उसे और भी कसकर पकड़ने लगा। पिछले दरवाजे पर खड़ी कलावती जी ने दोनों को देखा और पाखी की बातें भी सुन ली। वो तुरंत अपने कदम पीछे करने लगी, पर उनके चेहरे पर विजयमयी मुस्कान थी, जैसे अब वो किसी पर भरोसा कर सकती थी कि कोई है जो रणवीर का ख्याल रख रहा है। वो सोचती रही कि वो सही थी। उनका दिल सही कह रहा था कि यही लड़की उसके रणवीर को बदल सकती थी। इससे पहले कि मलिका अपना जहर उगले, उसे पाखी को रणवीर के अतीत से रूबरू करवाना होगा। उसे उसके बारे में सब बताना होगा, वरना अगर रणवीर ने गुस्से में या अपनी सनक में कुछ कर दिया तो पाखी भी उसे छोड़कर चली जाएगी। नहीं नहीं, इस बार वो रणवीर की जिंदगी तबाह होने नहीं देगी। ये सोचते हुए वो वापस चली गई। मलिका अपने कमरे में चली गई थी। नरेश उसे भड़काते हुए कह रहा था, अभी तो इस लड़की के उस रणवीर की जिंदगी में आए हुए 4 दिन ही हुए हैं, अभी से उसका ये हाल है। जिस लड़के ने तुम्हारे सामने आवाज तक नहीं उठाई थी, आज वही कितनी बदतमीजी से तुमसे बात करके गया था, वो भी सबके सामने, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। नहीं, तुम ऐसे चुप नहीं बैठ सकती, कुछ तो करो। मलिका और भी ज्यादा गुस्से से भर गई और उसने गुस्से में अपने भाई की तरफ देखते हुए कहा, मैं चुप नहीं बैठी हूँ, बस एक सही मौके की तलाश कर रही हूँ। ये लड़की जरूरत से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है मेरे लिए। पहले ही उसने मेरे करोड़ों का नुकसान करवा दिया है, पर अब नहीं, मेरे करोड़ों के नुकसान की भरपाई यही करेगी। ऐसी जगह बेच दूंगी उसे जहाँ से मैं माला माल हो जाऊंगी और वहां से उसे उसके फरिश्ते भी वापस नहीं ला सकेंगे। तभी रॉबिन अंदर आते हुए बोला, वो सब तो ठीक है बुआ जी, पर रणवीर उसे 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ता, जान छिड़कता है उस पर, क्या करेंगे हम लोग। उसके बाद सुनकर मलिका टेढ़ी हंसी हंसते हुए बोली, विश्वास तोड़ो उन दोनों के बीच का, चाहे कितना भी विश्वास हो। किसी भी रिश्ते में जब गलतफहमी और शक पैदा किए जाते हैं तो मजबूत से मजबूत रिश्ता भी टूट ही जाता है। और रही बात इस लड़की की, तो अभी ये रणवीर को अच्छी तरह जानती भी नहीं है। अभी अभी जो मैंने रणवीर के साथ किया था ना, अब वो गुस्से से आग बबूला हो चुका होगा, अपने कमरे का सामान तोड़ रहा होगा और सारा गुस्सा निकालेगा उस लड़की पर। बुरा हाल हो जाएगा पाखी का। वे लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि इतने में एक नौकर ने आकर उन्हें बताया, लंच रेडी है, आप सब आ जाइए। मलिका ने बड़े इतराते हुए कहा, अभी देखना, अभी हम लोग लंच के लिए जाएंगे, वहाँ पर वो बुढ़िया भी होगी, लेकिन उसका पोता रणवीर नहीं आएगा, आएगी तो सिर्फ उसकी सो कॉल्ड बीवी, वो भी रोते हुए लगते हुए। उसके बाद मैं उसको ऐसे अपने जाल में फंसाऊंगी कि रणवीर को खुद लात मारकर उसे मेरे पास आना होगा। इतना कहकर वो कमरे के बाहर निकल गई। कुछ देर में सब लोग लंच के लिए इकट्ठा हो गए थे और जैसा कि मलिका ने कहा था, सब लोग आ गए थे, पर अभी तक रणवीर और पाखी नहीं आए थे। अपनी कही बात सच होता देखकर वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी और उसकी जहरीली हंसी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। वो खाना शुरू कर चुकी थी। जैसे ही वो खाने लगी, उसकी नजर ऊपर सीढ़ियों पर पड़ी। उसके हाथ से चम्मच गिर गया, क्योंकि पाखी रोती बिलखती हुई नहीं बल्कि मुस्कुराती हुई रणवीर के साथ हाथों में हाथ डाले चली आ रही थी। और सबसे बड़ी बात, रणवीर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। ये देखकर मलिका की आंखें हैरानी से फटी रह गई। उसे उस तरह देखकर नरेश और रॉबिन ने उसकी नजरों का पीछा किया तो पाखी और रणवीर को साथ और खुश देखकर वे भी हैरान रह गए, जबकि कलावती जी का चेहरा खुशी से खिल उठा था। पाखी और रणवीर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नीचे आ रहे थे। रणवीर मलिका की तरफ देखते हुए बोला, दादी माँ, मैं और पाखी हम दोनों आज लंच के लिए बाहर जा रहे हैं, यहाँ बहुत गंदगी है, हमारे लौटने तक साफ करवा दीजिएगा। इतना कहकर वो पाखी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। उसकी बातें सुनकर मलिका पूरी गुस्से से भर गई, पर कुछ बोली नहीं, पर उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा था। रणवीर पाखी को लेकर चला गया था। उनके जाने पर कलावती जी ने मलिका की तरफ देखकर कहा, देखो मलिका, बड़ी मुश्किल से मेरा रणवीर घर वापस आया है, मुश्किल से इस घर में खुशियां आई है, तो तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चली जाओ। मैं नहीं चाहती कि अब यहाँ कोई और तमाशा हो। इतना कहकर कलावती जी भी उठकर अपने कमरे में चली गई। मलिका गुस्से से दांत भींचते हुए बोली, मलिका की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई, आज तो हद हो गई, और ये सब हुआ है उस लड़की की वजह से। जितनी बेइज्जती मेरी हुई है ना, इससे कहीं ज्यादा इस पाखी की होगी। ऐसी चाल चलूंगी कि रणवीर खुद इसे लात मारकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देगा। ये कहते हुए वो उठकर खड़ी हो गई और वहां से चली गई। बहना, कम से कम खाना तो, कहते हुए नरेश अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि मलिका ने उसे अपनी गुस्से से लाल हुई आंखें दिखाई। नरेश और रॉबिन तुरंत अपना अपना खाना छोड़कर खड़े हो गए और मलिका के पीछे चल पड़े। वे तीनों उसी वक्त राजमहल से चले गए थे। मलिका गाड़ी चलाते हुए मन ही मन सोच रही थी, फिलहाल तो मैं चाह रही हूँ, पर बहुत जल्द वापस आऊंगी और अपने साथ ऐसा तूफान लाऊंगी जो सबकी जिंदगी बिखेर कर रख देगा। इसके बाद वे तीनों वहां से चले गए थे। वहीं दूसरी तरफ शान अपने हॉल में बैठा टीवी देख रहा था। ठीक उसी वक्त रागिनी घर आई। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसका ब्लाउज जरूरत से ज्यादा ही छोटा था, जिसमें वो काफी सेक्सी लग रही थी। उसके हाथ में शॉपिंग बैग्स भी थे। वो अपनी हील्स की खटखट करती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से शान ने पूछा, कहाँ गई थी? रागिनी के कदम वहीं रुक गए। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि वो शान नहीं रणवीर है। वो हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। शान और भी गुस्से से बोला, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने पूछा है कुछ, कहाँ गई थी ये वाहियात कपड़े पहनकर? कोई नया यार बना लिया है क्या? उसी से मिलने गई थी ना? रागिनी शॉक में थी। उसकी बातें सुनकर रणवीर से ज्यादा अब उसे शान सन की लग रहा था। रागिनी ने होश में आते हुए कहा, शान, ये क्या बकवास है? पागल तो नहीं हो गए हो तुम जो कुछ भी बोले जा रहे हो? मैं मम्मी से मिलने गई थी। शान उठकर उसके करीब गया और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला, वो क्या है ना जान, तुम्हारा भरोसा नहीं। तुम्हें तो आदत है एक साथ दो जगह मुंह मारने की। पहले रणवीर के साथ थी तो मेरा बिस्तर गर्म करती थी, और अब मेरे साथ हो तो पता नहीं किसके साथ। शान की ऐसी बातें सुनकर क्या जवाब देगी रागिनी? और दूसरी तरफ मलिका का अगला कदम क्या होगा, जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। वो क्या है जान, तुम्हारा भरोसा नहीं। तुम्हें तो आदत है एक साथ दो जगह मुंह मारने की। पहले रणवीर के साथ थी तो मेरा बिस्तर गर्म करती थी, और अब मेरे साथ हो तो पता नहीं किसके साथ। शान की ये बात सुनते ही रागिनी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, शान, और एक चांटा रख दिया उसके गाल पर। रागिनी की हरकत पर शान पूरा गुस्से से भर गया और अगले ही पल उसने भी एक थप्पड़ रागिनी के गाल पर दे मारा। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि रागिनी के गालों में उसकी उंगलियों के निशान छप गए। रागिनी ने अपने उसी गाल पर हाथ रख लिया जिस पर शान ने उसे तमाचा जड़ दिया था। तभी शान उसके बाल पकड़ते हुए बोला, तू मुझ पर हाथ उठाएगी? मुझ पर? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? सच कह रहा हूँ तो सुना नहीं चाह रहा है क्या? तुझे तो मैं बताता हूँ अभी।
ये कहते हुए वो उसे बाजू से पकड़कर कमरे की ओर ले गया। रागिनी लड़खड़ाते हुए बिस्तर के पास गिर गई। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने रागिनी का वो ब्लाउज फाड़ते हुए कहा, आज के बाद तू ये वाहियात कपड़े नहीं पहनेगी। तेरी तो कोई इज्जत है नहीं, पर मेरी है। तू वही पहनेगी जो मैं कहूंगा। उसके गुस्से से रागिनी सिहर उठी। उसकी आंखें भर आई, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकी। वो समझ गई थी कि आज भी उसे शान की मर्जी के आगे झुकना होगा, और जैसा उसने सोचा था शान ने ठीक वैसा ही किया। आज भी उसके साथ उसने मनमानी की और उसे वैसा ही छोड़कर वो चला गया। दूसरी तरफ रणवीर पाकी